नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम हाजिर है मंथली करंट अफेयर का वीडियो लेकर के। अक्टूबर मंथ 2022 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो इन सभी एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस अपने एग्जाम में सही कर सकते हैं। जैसे यूपीएससी पीटी में भी सभी क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के थे, बीपीएससी में थे और उससे पहले के अन्य एग्जाम्स भी बीपीएससी प्रीलिम्स में थे, जिसका हम प्रूफ देते रहते हैं अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनके नंबर्स पर व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले एग्रीमेंट्स के बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं। सबसे पहला एशियन पाम ऑयल अलायंस। अब ये कहाँ बना है? एशियन पाम ऑयल अलायंस जो है ये स्टैब्लिश किया गया है अभी रिसेंट में 21 सितंबर 2022 को आगरा में जो ग्लोबल शिखर सम्मेलन हुआ था, ग्लोबल जो समिट हुई थी यहाँ पर पाम ऑयल पर, वहाँ पर इस संधि को या फिर कह सकते हैं इस अलायंस को क्रिएट किया गया है। अब आपसे क्या पूछ सकते हैं कि इसको कहाँ पर क्रिएट किया गया है? आगरा में जो समिट हुई थी वहाँ पर। और इसमें मेंबर कौन कौन रहेंगे? मेंबर रहेंगे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। और इसमें जो है पाम ऑयल पर यहाँ पर बात की जाएगी। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल इन एशिया, ये यहाँ पर जानकारी दी गई थी, तो इसको नोट करेंगे। तो पाम ऑयल पर जो अलायंस बनी है वो कहाँ पे बनी? आगरा में। और कौन इसमें मेजर कंट्रीज है? 5, उनके नाम लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर आगे आ जाते हैं। इजराइल और लेबनान के बीच एक समुद्री विवाद पर समझौता किया गया है। जो विवाद चल रहा था 1948 से, अब उसको एंड किया गया है। इसमें मध्यस्थता किसने की है? समझौते में यूएस ने की है। जो हमारे एग्जाम में पूछ सकते हैं वो ये पूछेंगे। जो मैरीटाइम एग्रीमेंट अभी साइन किया गया इजराइल और लेबनान के बीच, ठीक है, तो इसमें मध्यस्थता किसने की है? मध्यस्थता ने की है अमेरिका ने, ठीक है। CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान और टाटा ग्रुप अलायंस के बीच समझौता हुआ है यहाँ पर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यहाँ पे बनाया जाएगा CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के द्वारा और सप्लाई किया जाएगा किसको? टाटा ग्रुप अलायंस को, टाटा ग्रुप एयरलाइंस को, जिससे एयरलाइंस में इस सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का यूज़ किया जा सकेगा। जाहिर सी बात है अगर हम इस तरीके के नए नए फ्यूल्स लाएंगे तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने न्यूजीलैंड नौसेना के साथ समझौता किया है। भारतीय नौसेना और न्यूजीलैंड की नौसेना ने वाइट शिपिंग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हमारे एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं कि भारत ने किस कंट्री की नौसेना के साथ वाइट शिपिंग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक, तो न्यूजीलैंड की नेवी के साथ। हनीमाधु हवाई अड्डा बनेगा। हनीमाधु हवाई अड्डा कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा मालदीव्स में। हनीमाधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट मालदीव्स में बनेगा। 2024 तक इसको पूर्ण रूप से तैयार हो जाना है और इसमें भारतीय कंपनी हेल्प करेगी जिसका नाम है JMC प्रोजेक्ट्स इंडिया। तो ये पूछेंगे किस भारतीय कंपनी का योगदान रहेगा हनीमाधु हवाई अड्डे के विकास में? तो JMC प्रोजेक्ट्स इंडिया, ठीक है। भारत और मालदीव ने जो है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर यहाँ पर समझौता किया। ये काफ़ी दिन से न्यूज़ में है। लास्ट ईयर भी हमने इन्हीं महीनों में इसको डिस्कस किया था। मालदीव में 6.7 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट बनेगा। इसमें भारत सरकार जो है $40 करोड़ का यहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करेगी और ये वहाँ की सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी परियोजना संरचना होगी मालदीव्स में। और इसमें मुंबई महाराष्ट्र में स्थित भारतीय निर्माण और इंजीनियरिंग फर्म्स एफकॉन्स जो है ये इसको तैयार करेगी। मतलब भारत लोन भी देगी और भारत एक्सपर्टाइज भी दे रहा है, ठीक है। भारतीय फर्म ही एफकॉन्स वहाँ पे बनाएगी ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को और भारत ने लोन भी दिया है इसके लिए, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जाते हैं अपॉइंटमेंट्स पर। अपॉइंटमेंट्स कई सारे हैं। जैसे पंकज त्रिपाठी जी जो एक्टर हैं उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नेशनल आइकन अभी अपॉइंट किया गया है। बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना आपको। डॉक्टर विवेक मूर्ति ये WHO कार्यकारी बोर्ड में अमेरिकी प्रतिनिधि बन गए हैं और अमेरिका में ये सर्जन जनरल भी हैं इस समय। सुजॉय लाल थाउसन ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक बने हैं 37वें। अनीश दयाल सिंह ये न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स पुलिस यानी ITBP के। अजय भादु ये डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं, ठीक है, डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर। कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे ये नए प्रेसिडेंट बन गए हैं बर्किना फासो के। बर्किना फासो कंट्री है अफ्रीका में। उसके बाद भारती दास ये वित्त मंत्रालय के व्यय लेखा विभाग की लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। ये 27वीं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी CGA है। उसके बाद फॉर्मर CJI KG बालकृष्णन ये गैर हिंदू दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग करने की जांच वाला जो आयोग बना है उसकी अध्यक्षता करेंगे KG बालकृष्णन। चेयरपर्सन ये बने हैं कमीशन ऑफ इंक्वायरी टू डिमांड शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस फॉर नॉन हिंदू दलित्स। और प्रदीप सिंह खारोला भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं।
स्मृति मंदाना ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स की। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स के क्षेत्र में मतलब ये जो है लुब्रिकेंट्स के क्षेत्र में पहली ऐसी कंपनी जिसने किसी महिला क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अदरवाइज जो है सभी पुरुष क्रिकेटर ऑयल और लुब्रिकेंट के ब्रांड एम्बेसडर अभी तक रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर प्रशांत गर्ग इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी के सदस्य बने हैं। प्रशांत गर्ग 5th इंडियन है जिन्हें इसमें शामिल किया गया अकेडमी में। रॉजर बिनी बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया जो भारत में क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली संस्था है उसके 36वें अध्यक्ष बन गए हैं, जिससे पहले सौरव गांगुली थे। शंकर सुब्रमण्यम ये आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक नामित किए गए हैं। आदित्य L1 मिशन पहला वेधशाला श्रेणी का अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन है। इसके तहत अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पहले लैंग्वेज बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल में ऑर्बिट में स्थापित किया जाना है। ठीक है, तो आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक बने हैं शंकर सुब्रमण्यम। अब्दुल लतीफ़ राशिद ये इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं। बरहम साली की जगह इन्होंने ली है। इसके बाद ब्रिगेडियर BD मिश्रा ये गवर्नर बने हैं मेघालय के। इससे पहले वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। इन्हें मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, यानी कि 2 राज्यों के राज्यपाल ये हैं BD मिश्रा। मेघालय के पूर्व राज्यपाल जो सत्यपाल मलिक है उनका स्थान इन्होंने ग्रहण किया है। तो अरुणाचल प्रदेश के प्रेजेंट राज्यपाल हैं, मेघालय का अतिरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया है क्योंकि अब सत्यपाल मलिक हट चुके हैं। संजय मल्होत्रा ये रेवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं। अरमाने गिरिधर ये सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बने हैं। अपूर्वा श्रीवास्तव ये स्लोवाक गणराज्य में भारत की नई राजदूत बनी है। अपराजिता सारंगी ओडिशा की सांसद हैं। इन्हें एशिया पैसिफिक ग्रुप IPU की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि एशिया पैसिफिक ग्रुप्स इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन पैनल में भारत की ओर से इन्हें शामिल किया गया है। ये 15 सदस्यीय पैनल है जो कि काम करता है। इसमें भारत की ओर से सदस्य बनी है अपराजिता सारंगी। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। जस्टिस U ललित उदय उमेश ललित का कार्यकाल 9 नवंबर 2023 को खत्म हो जाएगा। 9 नवंबर 2023 से हमारे 50वें CJI हैं डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़। उसके बाद संगीता वर्मा ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्यवाहक प्रमुख बनी, यानी कि जब तक परमानेंट यहाँ पे जो है चेयरपर्सन नहीं आ जाते कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के, तब तक संगीता वर्मा इसमें रहेंगी। जक्षय शाह ये नए चेयरपर्सन बने हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के। देन इसके बाद है अल्फ क्रिस्टल्टन ये स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो गठबंधन सरकार बनी है स्वीडन में हाल में और प्रधानमंत्री उसमें बने हैं अल्फ क्रिश्चियनसन बोलेंगे इनको। उसके बाद रोमानिया पौरमोख्तारी ये स्वीडन की नई जलवायु मंत्री बनी है। स्वीडन की सबसे युवा मंत्री हैं, 26 वर्षीय केवल, ध्यान रखिएगा। स्वीडन की यंगेस्ट क्लाइमेट मिनिस्टर। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ये कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने, आप जानते हैं, और 24 वर्षों में पहले गैर गांधी कांग्रेसी अध्यक्ष बने हैं। पिछले 24 वर्षों में पहले गैर गांधी कांग्रेसी अध्यक्ष और पहले अनुसूचित जाति के अध्यक्ष बने हैं। इनके सामने थे शशि थरूर हार गए थे अध्यक्ष पद के चुनाव में। शेफाली जुनेजा ये चेयरपर्सन बनी है यूनाइटेड नेशंस एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी की, शेफाली जुनेजा। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जो है यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भारत की रिप्रेजेंटेटिव भी हैं ये। युवराज सिंह ये T20 जो ब्लाइंड वर्ल्ड कप होने वाला है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ऋषि सुनाक की 57वें प्रधानमंत्री बन गए थे ब्रिटेन के, और जो महाराजा चार्ल्स तृतीय ने इन्हें शपथ दिलाई थी, जैसे वहाँ पे होता है सिस्टम। पहले एशियाई मूल के नेता हैं जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं। ऋषि जो है ब्रिटेन में पिछले 1 साल में नियुक्त होने वाले ब्रिटेन के 3रे प्रधानमंत्री बने हैं। आप जानते हैं कि लिज ट्रस जो बनी थी उन्होंने 45 दिवस में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि वहाँ पे काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है। सुनाक ब्रिटेन में 200 से अधिक वर्षों में देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले ऋषि सुनाक बोरिस जॉनसन के कैबिनेट में वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो ये सब बातें ध्यान रख सकते हैं ऋषि सुनाक के अपॉइंटमेंट के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। KP अश्विनी ये UNHRC के स्पेशल रिपोर्टर बने हैं। कर्नाटक की एक दलित महिला विद्वान है KP अश्विनी, ये UNHRC में स्पेशल रिपोर्टर बनी है। अब आ जाते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स पर। सबसे पहले लता मंगेशकर पुरस्कार 2019-22, 19 से 21 तक। तो 2019 के लिए शैलेंद्र सिंह, 20 के लिए आनंद मिलिंद और कुमार सानू को 2021 के लिए चुना गया है लता मंगेशकर पुरस्कार। लता मंगेशकर पुरस्कार जो है कौन देता है? मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग देता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र SDG एक्शन अवार्ड का चेंज मेकर पुरस्कार मिला है सृष्टि बख्शी को। चेंज मेकर पुरस्कार यूनाइटेड नेशंस SDG एक्शन अवार्ड सृष्टि बख्शी को। इसके बाद 32वां बिहारी पुरस्कार जो है KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है राजस्थानी और हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लेखकों को। तो डॉक्टर माधव हाड़ा जो हैं, जिनकी रचना है पंचरंग चोला पहर सखीरी, ये जो रचना है इसको बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार अनाउंस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन्स के द्वारा। ये कहा गया था कि अगले साल से या फिर जो है जब भी अगले बार से लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के क्षेत्र में लोगों को ये राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया जाएगा। तो जब आगे दिया जाएगा तो हम देखेंगे। आपसे पूछ सकते हैं, जैसे पीटी पेपर में आया था कि राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड जो है किससे संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पर ही दिया जाएगा, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सीलेंस के लिए ये राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड दिया जाएगा। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार जो दिए गए थे, आयुष्मान आउटस्टैंडिंग अवार्ड, इसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिले को दिया गया था पार्वतीपुरम मान्यम जो कि आंध्र प्रदेश का जिला है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश रहा था। इसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा ये पुरस्कार दिए गए थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार, ये शानमुगम एकेडमी ऑफ आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च के द्वारा दिया जाता है। इसमें मैथमेटिशियन को अवार्ड दिया जाता है। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार ये इस बार दिया गया है यूनकिंग टैंग नामक मैथमेटिशियन को। ठीक है, इसमें गणित के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट योगदान करते हैं उन गणितज्ञों को यह अवार्ड दिया जाता है हर साल। नैनसन पुरस्कार एंजेला मार्केल को दिया गया है इस बार। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के द्वारा नैनसन अवार्ड दिया गया है एंजेला मार्केल को। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार बड़ा जरूरी है। एसीएफ मेंस का पेपर हुआ था लास्ट ईयर और 6 सवाल आए थे इसी सिर्फ पुरस्कार से। ठीक है, GS1 में। तो तिरुपति डिस्ट्रिक्ट जो है 1 लाख से लेकर 10 लाख की आबादी वाले शीर्ष 5 शहरों में टॉप पर था। 1 अक्टूबर को स्वच्छ सर्वेक्षण के पुरस्कार अनाउंस किए गए थे। 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में इंदौर ने लगातार 6ठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता, ये ध्यान रखिएगा। और सूरत गुजरात सेकंड पर है, नवी मुंबई महाराष्ट्र जो है ये थर्ड पर है। 1 लाख से कम आबादी की श्रेणी में पंचगनी महाराष्ट्र और पाटन ने पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया है। कराड़ महाराष्ट्र जो है थर्ड प्लेस पर है। तिरुपति डिस्ट्रिक्ट जो आंध्र प्रदेश में है, इसने सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में जो है सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार प्राप्त किया है। कर्नाटक का शिवमोगा फास्ट मूवर सिटी के रूप में पहले स्थान पर है। तो इस अवार्ड्स में ये कुछ अन्य कैटेगरीज हैं जैसे सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, फास्ट मूवर सिटी, ये भी आपको ध्यान रखना है टॉप पर कौन है। तिरुपति सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में टॉप पर है, शिवमोगा फास्ट मूवर सिटी में टॉप पर है। इंदौर ने भारत में पहले 7 स्टार कचरा मुक्त शहर के रूप में अपना जो है स्थान मजबूत किया है। 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज़ की लिस्ट में जो शहर है वो इंदौर ही है, ध्यान रखिएगा। 5 स्टार कचरा फ्री रेटिंग जो है 5 स्टार गार्बेज फ्री रेटिंग वाली सिटीज़ की लिस्ट में सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, तिरुपति शामिल है। मध्य प्रदेश ने 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभर कर जो है अपना नाम दर्ज कराया है। मतलब 100 से अधिक ULBs वाले राज्य के मामले में सबसे साफ कौन है? मध्य प्रदेश है। उसके बाद दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है और महाराष्ट्र जो है वो तीसरे स्थान पर है। 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी वाले राज्य में सबसे स्वच्छ राज्य जो है वो है त्रिपुरा। झारखंड और उत्तराखंड दूसरे और थर्ड पर हैं। 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में हरिद्वार उत्तराखंड को सर्वाधिक स्वच्छ गंगा टाउन या सर्वाधिक स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया है। इसके बाद वाराणसी उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, फिर ऋषिकेश उत्तराखंड से। 1 लाख से कम आबादी वाले गंगा सिटीज़ में बिजनौर जो है उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। इसके बाद क्रमशः कन्नौज है और गढ़मुक्तेश्वर है। ठीक, देवलाली महाराष्ट्र को देश का सर्वाधिक स्वच्छ छावनी बोर्ड चयनित किया गया है। तेलंगाना ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के अंतर्गत बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है। हरियाणा सेकंड पर है, तमिलनाडु थर्ड पर है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की श्रेणी में छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान तथा निकोबार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद दादर और नगर हवेली और दमन दीव और सिक्किम ने जो है संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद हम देखेंगे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पीछे छोड़कर गाजियाबाद प्रदेश में पहला और देश में 12वां स्थान प्राप्त कर चुका है। तो अगर पूछे कि प्रदेश में हमारे उत्तर प्रदेश में स्वच्छ सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन है, तो है गाजियाबाद, राजधानी नहीं है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में गाजियाबाद के बाद मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और कानपुर का नंबर है। देश के शीर्ष 15 स्वच्छ शहरों में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सिर्फ गाजियाबाद और मेरठ शामिल हुए हैं। गाजियाबाद 12वें स्थान पर है, मेरठ 15वें पर है। 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में नोएडा जो है देश में 5वें स्थान पर है और प्रदेश में पहले नंबर पर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अलीगढ़ दूसरे और मथुरा तीसरे स्थान पर है, फिरोजाबाद चौथे, गोंडा 5वें स्थान पर है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले गंगा सिटीज़ की लिस्ट में जो है वाराणसी को दूसरा स्थान मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में ओवरऑल रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान 10वां आया, ध्यान रखिएगा। बेस्ट सिटी फॉर इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस में लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड चुना गया है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में उत्तर प्रदेश को कुल 13 पुरस्कार हासिल हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यही इंग्लिश मीडियम में भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट रख सकते हैं इसका, मैं आपके लिए स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट पुरस्कार पर, स्वच्छ सर्वेक्षण, लेकिन बार बार आप दोहरा लीजिएगा, बहुत जरूरी है ये। उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने दिया था विवेक लाल को। विवेक लाल जो है अमेरिका में जो एक ऊर्जा रक्षा कंपनी है जनरल एटॉमिक्स, उसके CEO हैं विवेक लाल। तो इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है अमेरिका की तरफ से। नोबेल पुरस्कार 2022 भी आ गए हैं इस बार, थोड़ा जल्दी आ गए हैं। तो नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में मिला है एलन ऑस्पेक्ट को जो कि फ्रांस से हैं, जॉन F क्लॉसर जो कि अमेरिका से हैं और एंटोन जिलिंगर को जो कि ऑस्ट्रिया से हैं। ठीक है, जनरली ये नहीं पूछा जाता है कि किस एक्सपेरिमेंट को या फिर इनकी किस खोज को ये पुरस्कार मिला है, लेकिन आप एक बार देख सकते हैं इसको। आपको ध्यान रखना है कि नोबेल पुरस्कार में जो कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि एक होती है फिजिक्स, एक होती है केमिस्ट्री, फिर होती है मेडिसिन, एक नोबेल लिटरेचर का होता है, एक पीस का होता है और एक होता है इकोनॉमिक साइंसेस का। ठीक है, तो इकोनॉमिक साइंसेस का और ये तीनों यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन वाला, इसमें पुरस्कार विजेताओं का जो चुनाव करती है कमेटी वो होती है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस। ध्यान रखिएगा, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस ये 4 पुरस्कार जो है अनाउंस करती है, इकोनॉमिक साइंसेस वाला, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन वाला। तो नोबेल पुरस्कार जो है केमिस्ट्री में किससे मिला है? केमिस्ट्री में मिला है कैरोलिन R बॉटजी को जो कि अमेरिका से हैं, मॉर्टन मेल्डॉल को जो कि डेनमार्क से हैं और के बैरी शार्पलेस को जो कि अमेरिका से हैं। ठीक,
इसमें से ऐसे पूछा जाता है सवाल कि निम्नलिखित में से केमिस्ट्री में पुरस्कार किसे नहीं मिला है। तो 3 का नाम हो सकता है, एक का कोई और साइंटिस्ट का नाम दे सकते हैं, उसको आपको एलिमिनेट करना है। ठीक, तो उसके बाद हम आते हैं फिजियोलॉजी या मेडिसिन पर। ये मिला है स्वांते पाबो को, जो कि स्वीडन से हैं, ये एक ही व्यक्ति हैं, तो ध्यान रखना आसान है। मेडिसिन में भी पुरस्कार विजेता का अनाउंसमेंट किया जाता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा। साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है एनी ऑर्नॉक्स को। और नोबेल पुरस्कार जो ये साहित्य वाला होता है, उसमें जो बॉडी चुनाव करती है क्वालिफाइड कैंडिडेट का, वो है नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी। नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी जो है चुनाव करती है साहित्य नोबेल पुरस्कार और शांति पुरस्कार विजेता का। तो नोबेल पीस प्राइज इस बार मिला है किसे किसे, 3 को। एक एलिस बिलियात्स्की, ये व्यक्ति हैं, एक्टिविस्ट हैं, मेमोरियल नामक एक संगठन को, जो कि मॉस्को रशिया में है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये भी एक संगठन है जो कि कीव यूक्रेन में है। तो एक व्यक्ति को और 2 संगठनों को इस बार नोबेल पीस पुरस्कार मिला है। इसमें भी ये नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी जो है चुनाव करती है विजेताओं का, ध्यान रखिएगा नाम। उसके बाद अल्फ्रेड नोबेल 2022 में इकोनॉमिक साइंसेस में जो अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये 3 व्यक्तियों को मिला है। तो पहले हैं बेन एस बॉर्नॉक, जो कि है यूएस से, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच ड्विबविग, ये तीनों ही जो है अमेरिका से हैं, ध्यान रखिएगा, यूएस से। यहाँ नोबेल फाउंडेशन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस लिख लीजिएगा आप, इसको सही करा देंगे अभी। वाइल्ड लाइफ फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है कैरीन एग्नर को, जो कि यूएस से हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर में यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, ये हैं केंटन नायू वुटी शाइटकॉर्न, जो कि थाईलैंड से हैं। तो इसमें एक यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार है और एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार है, 2 पुरस्कार हैं, ध्यान रख सकते हैं एक बार। इसके बाद राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार यानी कि नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड्स 2021-22, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इंडिया की तरफ से दिए जाते हैं, IIT मद्रास को मिला है ये। ठीक, इसके बाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल 2019 से मिला है प्रकाश पादुकोण को। मोस्ट पॉपुलर GI अवार्ड यानी कि मोस्ट पॉपुलर GI कौन है, जोग्राफिकल इंडिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ मोस्ट पॉपुलर GI अनाउंस करती है, ये मिला है हैदराबादी हलीम को। हैदराबादी हलीम क्या है, एक डिश है, ठीक है, इसको 2010 में GI टैग का दर्जा मिला था और इसको 2022 में मोस्ट पॉपुलर GI का अवार्ड भी मिला है। स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2021 ये फिक्की के द्वारा अनाउंस किया जाता है। इसमें बिहार पुलिस को उनके चक्र ऐप के लिए ये पुरस्कार मिला। मध्य प्रदेश से 3 पुलिस ऑफिसर्स को चुना गया इसमें, और 3 IPS जो छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं उनको भी स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से चुना गया। जैसे BPSC पेपर दे रहे हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए कि फिक्की का स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड बिहार को किस ऐप के लिए मिला है, तो चक्र नामक ऐप के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये BPSC स्पेसिफिक था, ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद है AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स 2022। तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स 2022 में हैदराबाद शहर को ग्रीन सिटी का दर्जा दिया गया है। इन अवार्ड्स में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। हैदराबाद को जो है अवार्ड मिला है लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की कैटेगरी में, और इसको तेलंगाना स्टेट का ग्रीन गार्लैंड इन्होंने कहा है। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे कि भारत का पहला ग्रीन सिटी किसे चुना गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा, तो वो है हैदराबाद। बुकर अवार्ड 2022 आ चुके हैं। बुकर अवार्ड 2022 मिला है शेहान करुणातिलका को। शेहान करुणातिलका जो है ये श्रीलंका से हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा नाम। उसके बाद सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 ये बारबरा मेटकॉफ को मिला है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। बैलन डी ओर पुरस्कार ये पुरुष वर्ग में करीम बेंजेमा को मिला है, रियल मैड्रिड से ये खेलते हैं, और एलेक्सिया पोटेलास को बार्सिलोना से मिला है महिला वर्ग में, और कोपा पुरस्कार मिला है गावी को जो ये बार्सिलोना से खेलते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस वजह से मैंने इसको लिया क्योंकि बैलन डी ओर या तो रोनाल्डो को मिलता था या तो मेसी को मिलता था, पहली बार किसी अलग व्यक्ति को मिला है, तो मेंस कैटेगरी में करीम बेंजेमा को मिला है, रियल मैड्रिड के प्लेयर हैं, ध्यान रखिएगा। ये फ्रांस की जो फुटबॉल मतलब ये फ्रांसीसी पत्रिका है फ्रांस फुटबॉल, उसके द्वारा ये हर साल दिया जाता है, बैलन डी ओर फुटबॉलर को ये अवार्ड मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में अर्बन अवार्ड्स, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं राज्यों ने उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स कैटेगरी में फर्स्ट पर था उत्तर प्रदेश, सेकंड पर था मध्य प्रदेश और थर्ड पर था तमिलनाडु। इसके साथ 150 डेज चैलेंज ये आयोजित किया गया था ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए। इसमें मध्य प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए 8 श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश ने विशेष कैटेगरी के पुरस्कार बेस्ट स्टेट फॉर कन्वर्जेंस में गुजरात के साथ, बेस्ट स्टेट फॉर कंडक्टिंग IEC एक्टिविटी में झारखंड और अरुणाचल प्रदेश के साथ, बेस्ट परफॉर्मिंग SLTC में उत्तर प्रदेश और गुजरात के साथ सहविजेता बनने का यहाँ पे काम किया है। जम्मू कश्मीर, दादर नगर हवेली और दमन और दीव सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश चुने गए हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में बेस्ट कैटेगरी मतलब बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की कैटेगरी में टॉप पर उत्तर प्रदेश, और हम कह सकते हैं कि बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में टॉप पर है जम्मू कश्मीर और दादर नगर हवेली और दमन दीव। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद सखारोव पुरस्कार है, ये पीपल ऑफ यूक्रेन यानी यूक्रेन के सभी लोगों को ये पुरस्कार अनाउंस किया है यूरोपियन पार्लियामेंट कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये सखारोव पुरस्कार अनाउंस किया गया है यूक्रेन के लोगों के लिए।
ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच, ये दोनों बीच जो हैं कहाँ पे हैं, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में है, इसको शामिल किया गया है। फ्लैग फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देती है बीचेस को। भारत की 10 बीच पहले से थी जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त था, 2 और जुड़ गई हैं, तो कुल मिलाकर ब्लू फ्लैग प्राप्त तटों की संख्या हो गई 12। उन सभी के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आपसे अगर ब्लू फ्लैग के बारे में नहीं पूछेंगे तो ये पूछ सकते हैं कि थुंडी बीच और कदमत बीच कहाँ पे हैं, तो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी रिवीजन के लिए ये हमने दे दिया है आपको। जो लिस्ट पहले से, जो ब्लू फ्लैग लिस्ट में पहले से शामिल 10 बीचेस हैं उनके नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की ट्रॉफी ये मिली है नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी अकेडमी हैदराबाद को। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड्स दिए जाते हैं, इसमें FIH प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है फेलिस महिला की कैटेगरी में, और पुरुषों में बने हरमनप्रीत सिंह लगातार दूसरी बार। और FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है हमारे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश को लगातार दूसरी बार, और महिला में सविता पुनिया को लगातार दूसरी बार। ठीक है, तो ये कुछ FIH हॉकी अवार्ड्स हैं। अब बुक्स एंड ऑथर में सबसे पहला लता अ लाइफ इन म्यूजिक, ये यतीन्द्र मिश्रा की किताब है। वॉर ऑफ लंका, ये किताब लिखी है अमीश त्रिपाठी ने। आगे है अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी, ये साहिल सेठ की किताब है। और फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ठीक है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एंड ग्लोबल सुपर पावर। आपसे एग्जाम में इतना ही पूछेंगे टाइटल, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये किताब किसकी है, तो ये हमारे पूर्व RBI गवर्नर डॉक्टर बिमल जलान की है। ठीक, आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर। क्योंकि अक्टूबर में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं तो लिस्ट थोड़ी लंबी रहेगी, घबराना नहीं है। जो जरूरी है वही हमने दिए हैं। जैसे सबसे पहले देख लेते हैं इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनलीनेस डे, ये रह गया था सितंबर में, तो ये मनाते हैं हम लोग 17 सितंबर को। वर्ल्ड हार्ट डे यानी कि विश्व हृदय दिवस, ये मनाते हैं 29 सितंबर को, और इस बार इसकी थीम थी यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट। वर्ल्ड मैरीटाइम डे ये होता है 29 सितंबर को। 2022 में विश्व समुद्री दिवस 2022 का विषय था यहाँ पर, यानी कि थीम थी न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रीन शिपिंग। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर को होता है, इस बार इसकी थीम थी रिजाइलेंस ऑफ ओल्डर पर्सन्स इन चेंजिंग वर्ल्ड। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे होता है 1 अक्टूबर को। नेशनल पेंशन सिस्टम्स डे होता है 1 अक्टूबर को, या फिर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस इसको बोल सकते हैं। स्वच्छ भारत दिवस होता है 2 अक्टूबर को। लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी की जयंती होती है 2 अक्टूबर को। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। वर्ल्ड फार्म एनिमल डे ये भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, 68वां राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह मनाया गया था 2 से 8 अक्टूबर को। वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। वर्ल्ड एनिमल डे ये होता है 4 अक्टूबर को। वर्ल्ड स्पेस वीक होता है 4 से 10 अक्टूबर को। वर्ल्ड स्पेस वीक की इस बार थीम थी स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक, और वर्ल्ड एनिमल डे की थीम थी अ शेयर्ड प्लैनेट। नेशनल डॉल्फिन डे ये होता है 5 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस यानी कि वर्ल्ड टीचर्स डे होता है 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आप जानते हैं पिछले मंथ हमने मनाया था 5 सितंबर को। वर्ल्ड सेलिब्रल पॉलिसी डे ये होता है 6 अक्टूबर को, और इसकी थीम थी इस बार अ मिलियंस ऑफ रीजन्स। इसके बाद वर्ल्ड कॉटन डे होता है 7 अक्टूबर को, और इंडियन एयरफोर्सेज डे होता है 8 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना के गाजियाबाद स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन एशिया का सबसे बड़ा वायुसेना स्टेशन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये 8 अक्टूबर 2022 को होता है, इस बार इसकी थीम थी लाइट पॉल्यूशन। वर्ल्ड पोस्ट डे ये होता है 9 अक्टूबर को, पोस्ट फॉर प्लैनेट इस बार थीम थी। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ये 10 अक्टूबर को होता है। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 11 अक्टूबर को होता है। नाउ इज़ आवर टाइम इस बार इसकी थीम थी, नाउ इज़ आवर टाइम। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे ये होता है 12 अक्टूबर को। उसके बाद इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ये 13 अक्टूबर को होता है। इंटरनेशनल ई वेस्ट डे ये होता है 14 अक्टूबर को। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे ये होता है 15 अक्टूबर को। APJ अब्दुल कलाम जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया था कि हर साल उनकी जयंती पर मनाया जाएगा वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। इंटरनेशनल रूरल विमेंस डे ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। रूरल विमेन कन्फ्रंटिंग द कॉस्ट ऑफ ग्लोबल लिविंग क्राइसिस, इसको थोड़ा सही करेंगे, रूरल विमेन कन्फ्रंटिंग द कॉस्ट ऑफ ग्लोबल लिविंग क्राइसिस, ये इस बार इसकी थीम थी, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं विश्व खाद्य दिवस ये होता है 16 अक्टूबर को। लीव नो वन बिहाइंड इसकी थीम थी। इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ये होता है 17 अक्टूबर को। डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस इस बार थीम थी। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 20 अक्टूबर को होता है। डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस बार थीम थी। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे 20 अक्टूबर को होता है। स्टेप्स टू बोन हेल्थ इस बार थीम थी। नेशनल सॉलिडारिटी डे 20 अक्टूबर को होता है। यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर को होता है। 1948 में जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर को लागू किया गया था उसके उपलक्ष्य में मनाते हैं हम लोग। वर्ल्ड पोलियो डे ये होता है 24 अक्टूबर को। जम्मू कश्मीर एक्सेशन डे ये 26 अक्टूबर को मनाते हैं, जब राजा हरि सिंह ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे। यूनाइटेड नेशंस डिसआर्मामेंट वीक यानी कि निरस्त्रीकरण सप्ताह मनाया जाता है 24 से 30 अक्टूबर को। HAL की क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया था बेंगलुरु में हमारे प्रेसिडेंट जी के द्वारा।
इसके बाद उन्होंने रीजनल सेंटर ऑफ वायरोलॉजी ऑफ साउथ जोन का भी फाउंडेशन स्टोन ले किया था यहाँ पे बेंगलुरु में, ध्यान रख सकते हैं। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस शीशेल्स में हुआ था। भारतीय युद्धपोत INS सुनैना इसमें भाग लेने के लिए शामिल हुआ था 24 से 27 सितंबर को। ऐसा पहली बार हुआ था जब भारतीय नौसेना का किसी युद्धपोत ने इस तरह के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया हो। ठीक है, मतलब जो बायलिटरल एक्सरसाइज होती हैं उसमें तो कई सारे युद्धपोत जाते रहते हैं, लेकिन संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई भारतीय युद्धपोत गया था। तो INS सुनैना शामिल हुआ था इसमें। अमेरिका, इटली, कनाडा, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, UK और न्यूजीलैंड की नौसेना ने भाग लिया था इसमें। इसके बाद स्वीडिश रक्षा कंपनी SAAB ने भारत में कार्ल गुस्टाफ M4 रॉकेट लॉन्चर बनाने की यहाँ पर कह सकते हैं घोषणा की थी। स्वीडन की डिफेंस कंपनी SAAB इसने कहा है कि कार्ल गुस्टाफ M4 रॉकेट लॉन्चर ये यहीं पर बनाएंगे भारत में। इसके बाद NROL 91 स्पाई सैटेलाइट ये लॉन्च किया था अमेरिका ने कैलिफोर्निया से। इसके बाद DRDO V शॉर्ट्स मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया था चांदीपुर ओडिशा में DRDO ने। भारतीय वायुसेना में LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर शामिल हुआ था। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स जो भारतीय वायुसेना ने शामिल किए हैं उसका नाम है प्रचंड। ये भी यही पूछा जाएगा कि जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स जो है अक्टूबर में शामिल किए हैं भारतीय वायुसेना ने, उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रचंड। तो ये कैसे ऐसा हेलीकॉप्टर है जो 16,400 फीट पर लैंड कर सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है इसको भारत में ही। ये पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से निर्मित है। चीन ने 2 प्रायोगिक उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। ये प्रायोगिक उपग्रह यानी कि एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स हैं। इनका नाम है शियान 14 और शियान 15। गैब्रियल 5 एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? इजराइल ने। ये सतह से सतह पर मार करने वाली 5th जनरेशन एंटी शिप मिसाइल है किसकी? इजराइल की। उसके बाद इंडिस्ट्रक्टिबल ब्रदरहुड नामक एक सैन्य अभ्यास जो होना था किर्गिस्तान में नहीं हो पाया, इसको रद्द किया गया है। रशिया, बेलारूस, तजिकिस्तान, अर्मेनिया, किर्गिस्तान इसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे, लेकिन जो कुछ टेंशन चल रही थी उसकी वजह से इसको रद्द किया गया है। इसका नाम था इंडिस्ट्रक्टिबल ब्रदरहुड। रक्षा मंत्री जी ने एक जानकारी दी थी कि इस वर्ष जो पहले 6 मंथ हैं इस 2022 वर्ष के, इसमें रक्षा निर्यात हुआ है 8,000 करोड़ रुपयों का। उन्होंने वर्ष 2025 तक इसे 35,000 करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। तो डिफेंस एक्सपोर्ट इंडिया काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। सीप्री के अनुसार इंडिया जो है डिफेंस प्रोडक्शन में यानी कि स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शन में पूरे देश में, या फिर हम कह सकते हैं कि 12 इंडो पैसिफिक नेशंस में चौथे स्थान पर है। 12 कंट्रीज़ में से चाइना इस सूची में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, चाइना यहाँ पर फर्स्ट पर है। भारत द्वारा SCO की संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास की मेजबानी यहाँ पे की गई थी अक्टूबर में 8 से 13 अक्टूबर के बीच। कहाँ पे हुई थी? ये मानेसर हरियाणा में NSG गैरिसन में हुई थी। ध्यान रखिएगा, इसमें SCO कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया था क्लोजिंग सेरेमनी में। इब्समार एक्सरसाइज जिसमें इब्सा कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, साउथ अफ्रीका में होगा, साउथ अफ्रीका में हुआ था और INS तर्कश जो है इसमें शामिल हुई थी। स्टेडफास्ट नून न्यूक्लियर वारफेयर एक्सरसाइज, इसमें NATO कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, नाटो के 30 में से 14 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसका आयोजन होगा यहाँ पे बताया गया था। ये पहली बार होगा और उसके बाद से हर वर्ष ये कंटिन्यू होगा। नाटो कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो स्टेडफास्ट नून न्यूक्लियर वारफेयर एक्सरसाइज किससे संबंधित है? नाटो कंट्रीज से। स्पेस क्राफ्ट टग का सफल परीक्षण। स्पेस क्राफ्ट जो टग है इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया था ईरान ने। इसका एक नाम समन भी है, समन। ये एक सैटेलाइट को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफर करने में सक्षम है। इंडिया ड्रोन द्रोणी नामक ड्रोन जो है ये बनाया है भारतीय ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने, और इसमें इसको प्रमोट किया था भारत के पूर्व क्रिकेट प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी ने। इस वजह से इसका नाम भी उनसे मिलता जुलता रखा है। द्रोणी नामक ड्रोन जो है गरुड़ एरोस्पेस ने बनाया है। इस ड्रोन का उपयोग कृषि संबंधी कार्यों में किया जा सकता है। प्रस्थान नामक एक्सरसाइज जो है कृष्णा गोदावरी बेसिन अपतटीय क्षेत्र मुंबई वगैरह में होता है, जहाँ पर ऑयल वगैरह पाए जाते हैं। भारत जहाँ से ऑयल निकालता है उन क्षेत्रों में हुआ था। कृष्णा गोदावरी बेसिन ऑफशोर डेवलपमेंट जोन मुंबई में। तो इन 2 जगहों पर ये होता है, प्रत्येक 6 माह में आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि जो ऑफशोर डेवलपमेंट है उसको देखा जाए, ओवरऑल सेफ्टी वगैरह मेंटेन की जाए, ऑयल स्पिल वगैरह और अन्य इमरजेंसीज को बिल्कुल रोका जा सके। तो ये यहाँ पे उद्देश्य रहता है प्रस्थान एक्सरसाइज का। INS अरिहंत ने सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और भारत की पहली स्वदेशी स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत से इसका जो है टेस्ट किया गया था। तो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया? बे ऑफ बंगाल से। और किस शिप से किया गया है? INS अरिहंत से। 12वां डेफ एक्सपो ये गांधीनगर गुजरात में हुआ था। ये पहले जून में होना था, पहले मार्च में होना था, फिर जून में होना था। ये रद्द होते होते फाइनली अक्टूबर में कंडक्ट हुआ है 18 से 22 अक्टूबर के बीच। इसकी थीम थी पाथ टू प्राइड।
पाथ टू प्राइड थीम थी। उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया था और मोदी जी ने उद्योग और स्टार्टअप के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र में सशस्त्र बलों के लिए अभिनव समाधान विकसित करने के लिए जो है मिशन डेफ स्पेस का भी शुभारंभ किया। तो मिशन डेफ स्पेस को कहाँ से लॉन्च किया गया था? इसी डेफ एक्सपो से। डीसा एयरफील्ड की आधारशिला यहाँ पर रखी गई थी, जो भारत पाकिस्तान सीमा से महज 130 किलोमीटर दूर है और आने वाले किसी भी खतरे को बेहतर जवाब देने में सक्षम होगा। पहला डेफ एक्सपो है जहाँ केवल भारतीय कंपनियां भाग ले रही हैं और इसमें भारतीय उपकरणों को ही शामिल किया गया था। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता का दूसरा संस्करण भी आयोजित किया गया। इसमें भारत अफ्रीका वार्ता प्रत्येक 2 साल में डेफ एक्सपो के दौरान की जाती है। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता का इस बार का विषय था स्ट्रैटेजीज फॉर सिनर्जी एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन। हमारे सबसे पहले डेफ एक्सपो के बाद जब दूसरा डेफ एक्सपो हुआ था तब ये तय किया गया था कि हर साल इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग भी होगा जब भी डेफ एक्सपो होगा। तो इंडिजिनस बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40 इसको भी यहाँ पे अनवेल किया गया था, मतलब इसको दिखाया गया था। और ये जो HTT-40 एयरक्राफ्ट है इसको यूज़ किया जाएगा एयरफोर्स में पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए। तो ये कुछ जरूरी चीज़ें हैं जो डेफ एक्सपो के बारे में एटलीस्ट आपको याद रखनी है। पिछले 2-3 संस्करण कहाँ पे हुए थे ये भी एक बार रिकॉल करिएगा आप। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसरो का सबसे भारी रॉकेट LV-M3M2 इसरो का अब तक का सबसे हैवीएस्ट रॉकेट जो है लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से। वनवेब नामक एक प्राइवेट कम्युनिकेशन फर्म के 36 सैटेलाइट लेकर के ये रॉकेट लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। 36 और वनवेब सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे अगले साल, ये कहा गया है। वनवेब भारत जो है एक जॉइंट इनिशिएटिव है भारतीय ग्लोबल का और यूके की गवर्नमेंट का। तो वनवेब ये एक प्राइवेट कम्युनिकेशन फर्म है जो कि मतलब जॉइंट इनिशिएटिव है भारत का और यूके की गवर्नमेंट का, मतलब भारतीय ग्लोबल नामक कंपनी का और यूके की गवर्नमेंट का है। ये एक 3 स्टेज रॉकेट है। फर्स्ट स्टेज को फ्यूल किया गया लिक्विड फ्यूल से और 2 स्ट्रैप मोटर्स है जिसको सॉलिड फ्यूल पावर देता है और सेकंड लिक्विड फ्यूल है और थर्ड जो है एक क्रायोजेनिक इंजन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसरो का LV-M3M2 रॉकेट है, इसको सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और क्रायोजेनिक इंजन के से जो है पावर मिलता है। आगे है भारत द्वारा अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था ओडिशा से। ये अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस है। ये मशीन जो है न्यूक्लियर वारहेड्स ले जाने में सक्षम है। टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज जो है विशाखापट्टनम में हुई थी, किसके बीच? यूएस और भारत की आर्मी के बीच। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? विशाखापट्टनम में। इसके बाद आ जाते हैं ओबिचुरीज पर। ओबिचुरीज में सबसे पहले जयंती पाठक, ये फॉर्मर MP और नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स की पहली अध्यक्ष ये रही थी। जयंती पाठक 1992 से 95 तक, 1992 में बना था ये आयोग। हिलारी मेंटल ये ब्रिटिश राइटर थी, 2 बार बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी, ये नहीं रही। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। 1967 में मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। 1989 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ये रहे थे। 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी इन्होंने। तो कुल मिलाकर 3 बार यूपी के CM, 7 बार MP रहे थे ये। ठीक है, इसके बाद डिट्रिश मोतेशिड्स ये रेडबुल फार्मूला 1 रेसिंग टीम के फाउंडर, ये नहीं रहे। दिलीप महालनोबिस ORS की खोज करने वाले डॉक्टर थे, ये नहीं रहे। बाल रोग में नोबेल पुरस्कार के समान जो एक पोलिन पुरस्कार होता है इन्हें दिया गया था वर्ष 2022 में। अमो हाजी ये डर्टीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे गंदे आदमी, मतलब 70 वर्षों से इन्होंने नहाया ही नहीं था, तो ये नहीं रहे फाइनली। उन पर एक फिल्म भी बनी थी। उसके बाद बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2022 ये हुई थी विशाखापट्टनम में। ये डिफेंस का थोड़ा सा ये रह गया है, इसको देख लेते हैं। ये भारत और सिंगापुर के बीच हुई थी। उसके बाद टाटा ने अनाउंस किया था कि वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C295 बनाएंगे। तो एयरफोर्स के लिए जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है C295 वो कौन बनाएगा? टाटा कंपनी बनाएगी, ध्यान रखिएगा। तो ये कहाँ बनने वाले हैं? गुजरात के वडोदरा में टाटा इस प्लांट में स्वदेशी रूप से निर्मित मेक इन इंडिया के तहत C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाएगी भारतीय वायुसेना के लिए। हम स्कीम्स कैंपेन्स हम लोग देख लेते हैं 2022 अक्टूबर की। हमार बेटी हमार मान अभियान ये जो है गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने चलाया है। जाहिर सी बात है वहाँ की बेटियों को यानी गर्ल्स को सुरक्षित सशक्त बनाना उद्देश्य है। एक हेल्पलाइन भी वहाँ पे जारी की गई है। हमसे केवल इतना पूछते हैं कि हमार बेटी हमार मान कैंपेन जो है ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़, बिहार, इस तरीके से ऑप्शन में होगा, आपको सही लगाना है। इसके बाद महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम, ये कहाँ पे जो अनाउंस की गई है स्कीम? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है PM मोदी जी ने अनाउंस करे थे हिमाचल प्रदेश के लिए। साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज़ 3 जो है चंबा हिमाचल प्रदेश में, इसको भी लॉन्च करने का काम इन्होंने किया था। 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो अनाउंस किए गए थे वो था एक छंजू 3rd हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और एक था देवथाल छंजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है PM मोदी जी ने अनाउंस किए थे चंबा हिमाचल प्रदेश। चंबा हिमाचल प्रदेश में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 3rd फेज़ का शुभारंभ यहाँ से हुआ था। इसके बाद MSME प्रमोशन पॉलिसी 2022 और यूपी बायो एनर्जी पॉलिसी अनाउंस की गई है 5 वर्षों के लिए आगे। ठीक है,
तो इसमें मेजर प्रावधान क्या है ये अभी आपको आगे बताएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश की न्यू एमएसएमई प्रमोशन पॉलिसी और यूपी बायो एनर्जी पॉलिसी दोनों ही घोषित की गई हैं। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस स्कीम जो है मध्य प्रदेश ने शुरू की है, ठीक है, 29 सितंबर 2022 को ये जो है 3 जिलों में वहाँ पे शुरू की गई है। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस स्कीम कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। वेल्थ टैक्स वेवर स्कीम समृद्धि ये दिल्ली गवर्नमेंट की है। इसमें क्या होगा कि आवासीय संपत्तियों के साथ साथ वाणिज्यिक संपत्तियों दोनों के लिए एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना है ये। श्रेष्ठा जी प्रोजेक्ट जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट का है। श्रेष्ठा का मतलब है यहाँ पर सिस्टम रिफॉर्म एंडीवर्स फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात। इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि हेल्थ सर्विसेज और डिसीज सर्विलांस सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। किसके लिए? किशोरियों के लिए, गुजरात में, यानी एडोलसेंट गर्ल्स के लिए। इसमें वर्ल्ड बैंक ने असिस्टेंस अपना प्रोवाइड किया है करीब $350 मिलियन का। तो श्रेष्ठा जी प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? गुजरात से। किससे संबंधित है? मतलब किसके कल्याण से संबंधित है? एडोलसेंट गर्ल्स के लिए। इसमें सहायता कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक। स्वच्छ गंगा के लिए 14 परियोजनाएं लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों के लिए 4 गंगा जैव विविधता पार्क अनुमोदित किए गए हैं। इसमें गंगा किनारे बसे 5 प्रमुख राज्यों जो कि हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इसमें सीवेज प्रबंधन की 8 परियोजनाएं भी चलाई जाएंगी। सरस प्रोजेक्ट जो है इजरायली एम्बेसी और एक ऑर्गेनाइजेशन है खुशी नाम का, उसने शुरू किया है। इजराइल दूतावास में राजदूत नाओर गिलोन ने इसका शुभारंभ किया था। इस परियोजना के तहत निर्माण इकाई अर्थला गाजियाबाद में स्थापित की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य है मेंस्ट्रुएशन, हाइजीन और अवेयरनेस विमेन में प्रमोट करना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो इकाई बनाई गई है अर्थला गाजियाबाद में, यहाँ पर सैनिटरी प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे विमेन के द्वारा। युवा 2.0 स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। युवा 2.0 किसके लिए है? नवोदित लेखकों के लिए, ठीक है, मतलब जो लेखक हैं, जो राइटर्स हैं, युवा लेखक हैं बेसिकली, उनको प्रमोट करना चाहती है सरकार। तो उसके लिए क्या है कि युवा लेखक लेखन करेंगे और उनकी उत्कृष्ट रचनाओं को पब्लिश करने में हेल्प करेगी सरकार। इसकी थीम क्या है? ये जो युवा 2.0 है, यानी कि युवा का दूसरा फेज़ है, इसकी थीम है डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशंस, इवेंट्स, पीपल, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और इसमें 75 लेखकों का चयन किया जाएगा सेकंड फेज में। उनकी रचनाओं को पब्लिश करने में सरकार हेल्प करेगी। इसमें माई गॉव क्या करेगा? माई गॉव अपनी साइट पर जो है एंट्रीज मंगवाएगा लेखकों की, उसको पढ़ा जाएगा और उसमें से जो 75 सबसे टॉप अच्छे निकलेंगे उनकी कृतियों को हेल्प करने में सरकार मदद करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हेल्प करेगी। इसके बाद काशी तमिल संगम प्रोग्राम चलेगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। इसमें कहा गया कि 16 से 20 नवंबर तक वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। IIT मद्रास और BHU इसमें नॉलेज पार्टनर्स होंगे। कई सारे मतलब कह सकते हैं स्कॉलर्स वगैरह तमिलनाडु से वाराणसी तक की यात्रा करेंगे, BHU जाएंगे और कई सारा यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे आपस में कल्चरल वैल्यूज़ को। फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 इसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। 2 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चल रहा है। इसको किसने लॉन्च किया था? हमारे कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू ने, और केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने इसको लॉन्च किया है। फिट इंडिया के इस साल के राजदूत हैं रिपुदम बेवली। राजदूत यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे राजदूत नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग एम्बेसडर पढ़ेंगे या फिर प्रचारक पढ़ेंगे, ठीक है। रिपुदम बेवली इसके एम्बेसडर हैं। वंदे मातरम इनिशिएटिव महाराष्ट्र की गवर्नमेंट का है। इसका शुभारंभ किया था महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। इसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मी जब फ़ोन उठाएंगे गवर्नमेंट ऑफिस में तो उसमें हेलो नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम बोलेंगे। मैं भी सुभाष इनिशिएटिव ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है। इसकी शुरुआत लद्दाख के संसद जो है MP जामयांग सेरिंग नामग्याल ने लेह से शुरुआत की थी। इसकी नामग्याल को आप जानते हैं, संसद में जिन्होंने स्पीच दी थी और काफ़ी चर्चा में आए थे लास्ट ईयर। तो मैं भी सुभाष कार्यक्रम कहाँ पे होगा? ये होगा मुंबई में और कोलकाता में। 23 जनवरी 2023 से शुरू होगा, जब हम सुभाष बोस की 125वीं जयंती मना रहे होंगे, ठीक। हर स्टार्टअप इनिशिएटिव एक हर स्टार्ट के नाम से शुरू किया गया है हमारी प्रेसिडेंट जी के द्वारा। शिक्षा और जनजातीय विकास से संबंधित गुजरात सरकार की विभिन्न परियोजनाओं को उन्होंने वर्चुअली तौर पर लॉन्च किया। तो गुजरात यूनिवर्सिटी से संबंधित ये हर स्टार्ट स्टार्टअप स्कीम जो है, यह इनिशिएटिव किसने शुरू किया है? हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। ऑपरेशन सेवा, ऑपरेशन डिग्निटी, ऑपरेशन अन्य फरिश्ते, ऑपरेशन जीवन रक्षा, ऑपरेशन मातृशक्ति, ये सब स्कीम जो है RPF ने चलाई थी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत। रेलवे पुलिस फोर्स ने बहुत सारे यहाँ पे प्रोग्राम्स चलाए गए थे, रेस्क्यू मिशन चलाए थे कई सारे कैटेगरीज के लिए, जैसे विमेन के लिए और गर्ल्स के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ, ड्रग बिजनेस के खिलाफ, ये सब जो कई सारे ये चलाए थे ऑपरेशन, उनके नाम लिखे हुए हैं। तो ये सब ऑपरेशन किससे संबंधित है? RPF से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। आगे है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक, यानी कि 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर स्कीम जो है 17 अक्टूबर 2022 को इसको PM मोदी जी ने लॉन्च किया। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा ये संचालित की जाएगी मतलब। और इसमें भारत यूरिया बैग लॉन्च किया गया, जो कंपनियों को एक ब्रांड भारत के तहत उर्वरकों की मार्केटिंग करने में हेल्प करेगा। तो मतलब ये जो सब्सिडाइज्ड रेट्स पर जो फर्टिलाइजर्स बेचे जाएंगे किसानों को, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा ब्रांड भारत। मतलब ब्रांड भारत के नाम से सब्सिडाइज्ड रेट पर फर्टिलाइजर्स दिए जाएंगे 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर स्कीम के तहत।
इस अवसर पर एक ई मैगजीन का भी लॉन्च किया गया था जिसका नाम है इंडियन एज। ये जो है उर्वरकों पर आधारित है, इसमें फर्टिलाइजर्स के बारे में जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत एक मेडिकल डिवाइस पार्क जो है इस्टेब्लिश किया गया है नालागढ़ में, नालागढ़ हिमाचल प्रदेश में। उसकी आधारशिला पीएम मोदी जी ने रखी थी अक्टूबर 2022 में। तो हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी जी ने मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ की आधारशिला रखी, एम्स बिलासपुर की आधारशिला रखी और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है बंदला उसको भी इनॉग्रेट यहाँ पे किया। मोदी शैक्षणिक संकुल प्रोजेक्ट, इसको लॉन्च किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा ऑनलाइन तौर पर, और ये शैक्षणिक परिसर अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है। टेलीमानस इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावर चंद्र गहलोत जी ने वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य सभी को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। टेलीमानस सेल एटलीस्ट एक हर स्टेट यूटी में स्टैब्लिश किया जाएगा जिससे कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज सबको मिल सके। ठीक है। अब शुरुआत हुई है, तो बेंगलुरु से शुरुआत हुई है, अब धीरे धीरे हर राज्य में कम से कम एक टेलीमानस सेल इस स्कीम के तहत डेवलप किया जाएगा। तो टेलीमानस इनिशिएटिव किससे एसोसिएटेड है? जिससे गवर्नमेंट मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। एक्सीलेंट मिशन स्कूल स्कीम ये शुरू की गई है प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा। पीएम मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया था गुजरात के त्रिमंदिर अडालाज में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए पीएम श्री मॉडल स्कूल स्टैब्लिश किए जाएंगे। तो उसी की तर्ज पर या फिर कह सकते हैं कि उसी को अचीव करने के लिए एक्सीलेंट मिशन स्कूल स्कीम भी शुरू की गई है। एक्सीलेंट स्कूल ऑफ मतलब ये मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत जितनी परियोजनाएं शामिल की जाएंगी उसमें ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नए स्मार्ट क्लासरूम्स जो हैं डेवलप किए जाएँ। पीएम डिवाइन स्कीम के बारे में हम कई बार पढ़ भी चुके हैं। ये डिवाइन जो है किससे संबंधित है? डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री से। इसके तहत कई सारी जो है योजनाएं परियोजनाएं शामिल होंगी। ये हमारी स्कीम चलेगी जब तक हमारा 15th फाइनेंस कमीशन का ईयर रहेगा, यानी कि 2022-23 से 25-26 तक। और इसमें क्या क्या शामिल है? जो है पीएम गतिशक्ति की भावना में सम्मिलित रूप से बुनियादी संरचना को निधि देना। NER यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन द्वारा महसूस की गई जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन, युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका संबंधी कार्यों को सक्षम करना और विभिन्न क्षेत्रों में विकास अंतराल को कम करना। तो ये मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं पीएम डिवाइन स्कीम के। मिशन लाइफ जो है ये एसोसिएटेड है नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से। मिशन लाइफ को जॉइंटली लॉन्च किया था पीएम मोदी जी ने, और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव आए थे यहाँ पे भारत यात्रा में, एंटोनियो गुटेरेस। उन्होंने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रांगण में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया। मिशन लाइफ को प्रधानमंत्री द्वारा नवंबर 2021 में जो ग्लासगो में COP26 हुआ था उसमें पेश किया गया था। इसका लक्ष्य 2028 तक भारत के सभी गाँवों और शहरी स्थानीय निकायों को कम से कम 80%, मतलब इन सभी भारत के शहरों और स्थानीय निकायों में से करीब 80% को पर्यावरण के अनुकूल बनाना इसका उद्देश्य है। ठीक है। मतलब हमारे जितने सिटीज़ हैं, जितनी वेलबीज हैं, कम से कम 80% को हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना सकें या इको फ्रेंडली बना सकें। ये बस उद्देश्य है यहाँ पर मिशन लाइफ का। पीएम ने बताया कि मिशन लाइफ के जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, जैसे कि 3P पर आधारित है, यानी प्रो प्लैनेट पीपल की भावना को बढ़ाता है। यानी कि ऐसे हमारी दिनचर्या या फिर ऐसा हमारा लाइफस्टाइल हो जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। उत्तर प्रदेश में छोटे व मझोले उद्योगों के लिए एक नई नीति जारी की गई है। MSME नई नीति आई है। इसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड पूर्वांचल में स्थापित होने वाले सभी MSMEs को स्टाम्प शुल्क में 100% छूट दी जाएगी। नोएडा और गाजियाबाद को छोड़कर पूरे मध्यांचल और पश्चिमांचल में 75% छूट दी जाएगी। नोएडा और गाजियाबाद में MSME लगाने वालों को स्टाम्प शुल्क में 50% छूट दी जाएगी। महिला उद्यमी अगर MSME लगाएंगे तो प्रदेश में कहीं भी वो अपनी फैसिलिटी या फिर इकाई या यूनिट लगाएंगे तो उसको स्टाम्प शुल्क में यानी रजिस्ट्री कराने पर 100% स्टाम्प शुल्क का वेवर दिया जाएगा। बड़ी अच्छा ये कदम है क्योंकि स्टाम्प शुल्क काफ़ी महंगा पड़ जाता है औद्योगिक भूमियों पर। बुंदेलखंड और पूर्वांचल में सूक्ष्म उद्यम लगाने पर 25%, मध्यांचल और पश्चिमांचल में 20% कैपिटल सब्सिडी भी दी जाएगी यहाँ पे। ठीक। लघु उद्यम के लिए क्रमशः 20% और 15% यहाँ पे सब्सिडी मिलेगी, और मझोले यानी मीडियम इंटरप्राइज के लिए 15 और 10% सब्सिडी यहाँ पे दी जाएगी। तो ये जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, UP PCS अगर आप देने जा रहे हैं तो ये माइन्यूट डिटेल्स आपको नोट करनी है। और जो वनडे एग्जाम देंगे बस ये ध्यान रखिए कि न्यू MSME पॉलिसी कब जारी की गई उत्तर प्रदेश की? अक्टूबर मंथ 2022 में। तो ये इंग्लिश मीडियम का भी है, इसको हम स्क्रॉल कर देना, आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। इसके साथ UP इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन पॉलिसी भी आई है इसी अक्टूबर मंथ में। बुंदेलखंड पूर्वांचल में उद्योग स्थापित करने पर बल दिया गया है, और बुंदेलखंड और पूर्वांचल में अगर उद्योग कोई लगाएगा तो जो है पूंजी निवेश पर 10 वर्ष तक 15% सब्सिडी मिलेगी। मेगा इंडस्ट्री को 12 वर्ष तक 22% सब्सिडी मिलेगी, और सुपर मेगा इंडस्ट्री को 15 वर्ष तक 25% सब्सिडी मिलेगी। अल्ट्रा मेगा इंडस्ट्री को 20 वर्ष तक 30% सब्सिडी मिलेगी। गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद में वृहद इंडस्ट्री पूंजी निवेश पर 10% सब्सिडी मिलेगी 10 वर्ष के लिए। मेगा में 18% सब्सिडी मिलेगी 12 वर्ष के लिए, और सुपर मेगा में 20% सब्सिडी मिलेगी 15 वर्ष के लिए, और अल्ट्रा मेगा में 22% सब्सिडी मिलेगी 20 वर्ष के लिए। ठीक है। तो ये सब कुछ वेवर्स दिए जाएंगे जिससे जो है उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में भी लोग उद्योग यहाँ पे लगाएं। ठीक। एक और बात यहाँ पे की गई है कि
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर मेडिकल डिवाइस पार्क, टेक्सटाइल पार्क, फूड प्रोसेसिंग पार्क और आईटी पार्क भी स्थापित किए जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है कि उत्तर प्रदेश महिला समर्थ योजना। उत्तर प्रदेश महिला समर्थ योजना में फोकस किया जाएगा दुग्ध उत्पादन पर। दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी यहाँ पे बढ़ाई जाएगी महिला समर्थ योजना के तहत। ये यहाँ पर बात है। टारगेट किया गया है कि कम से कम 5 मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी स्टैब्लिश की जाए, रायबरेली में, गोरखपुर में, बरेली में, प्रयागराज में और लखनऊ में। स्पोर्ट्स सेक्शन पर आ जाते हैं। स्पोर्ट्स सेक्शन में सबसे पहले है दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट का टूर्नामेंट है जो कि टेस्ट मैच फॉर्मेट में होता है और इसमें हमारी कई सारी टीम्स खेलती हैं, वेस्ट जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, इस तरीके से। तो वेस्ट जोन ने साउथ जोन को हरा करके ये दिलीप ट्रॉफी 2022 जीत ली है। इंडियन बैट्समैन टू स्कोर हाईएस्ट रन्स इन T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में, यानी कि एक वर्ष में जितने मुकाबले होते हैं उन सबको मिला करके सर्वाधिक रन बनाए हैं सूर्य कुमार यादव ने। 732 रन बनाए हैं सूर्य कुमार यादव ने। और एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वर्ष में सर्वाधिक रन बनाने में भारतीयों में सबसे आगे वो हो गए। इससे पहले रिकॉर्ड शिखर धवन के नाम था, 689 रन उन्होंने बनाए थे 2018 में। अब 2022 में सर्वाधिक बना दिए हैं सूर्य कुमार यादव ने। आगे हम लोग बढ़ते हैं योनेक्स कनाडा ओपन। योनेक्स कनाडा ओपन में पुरुष और महिला एकल में किसने जीता बस देखना है। तो विजेता रहे थे एलेक्स लैनियर, फ्रांस से हैं। उपविजेता रहे थे यानी रनर अप रहे थे ताकुमा ओबाइशी जो कि जापान से हैं। विनर जो है विमेन सिंगल में रही थी मिशेल ली जो कि कनाडा से हैं। उपविजेता रही थी सुंग शियो यून जो कि ताइवान की प्लेयर हैं, बैडमिंटन प्लेयर। उसके बाद योनेक्स सिडनी बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था। इसमें लिन चुन यी ये जीते थे एक्चुअली पुरुष एकल में ताइवान से। और जिया वेई जोएल को ये सिंगापुर से हार गए थे, रनर अप रहे थे। सुंग शियो यून जो कि ताइवान से थी, ये महिला एकल जीत गई थी योनेक्स सिडनी इंटरनेशनल का। और उपविजेता यहाँ पर रही थी शेन शू यू। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है जैस्मीन ओपन। जैस्मीन ओपन ये टेनिस प्रतियोगिता है, ये हुई थी 3 से 9 अक्टूबर को। विजेता इसमें रही थी एक्चुअली विमेन से ये टूर्नामेंट था ओवरऑल, तो विमेन सिंगल के आंकड़े ही देखेंगे। विजेता रही थी एलिस मर्टेंस जो कि बेल्जियम से हैं। उपविजेता रही थी एलिजा कॉर्नेट जो कि फ्रांस से हैं। पैसिफिक ओपन ये हुआ था टेनिस प्रतियोगिता, ये भी महिलाओं की प्रतियोगिता थी। ल्यूडमिला सैमसनोवा रशिया से ये महिला एकल विजेता नहीं थी। उपविजेता यहाँ पे रही थी क्वेन शेंग जो कि चाइना से हैं। ताइलिन ओपन हुआ था, ये भी टेनिस टूर्नामेंट है। इसमें महिला एकल में विजेता रही थी बारबरा क्रिस्कोवा जो कि चेक रिपब्लिक से हैं। उपविजेता रही थी एनेट कोंटाइविट जो कि एस्टोनिया से हैं। इसके बाद तेल अवीव वाटरजेन ओपन 2022, इसमें पुरुष एकल विजेता रहे थे नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से हैं। और उपविजेता रहे थे मॉरिन सिलिक जो कि क्रोएशिया से हैं। इसके बाद ओपन डी फ्रांस हुआ था, तो फ्रांस ओपन में हम लोग कह सकते हैं विक्टर क्राउन फ्रांस से विजेता रहे थे। उपविजेता यहाँ पे रहे थे पुरुष एकल में मार्वेन एल शोरबॉगी जो कि मिस्र यानी कि इजिप्ट से हैं। महिला एकल में विजेता रही थी नेल गिलिस जो कि बेल्जियम से हैं। उपविजेता रहे थे टिन गिलिस जो कि बेल्जियम से हैं। एक देशीय क्रिकेट में सबसे तेज 3000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है स्मृति मंदाना ने। सबसे तेज 3000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला और तीसरी भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं। सबसे तेज 3000 रन महिला क्रिकेट में बनाए स्मृति मंदाना ने, और पुरुष महिला दोनों क्रिकेट को मिला करके सबसे तेज 3000 रन पूरे करने के मामले में थर्ड पर हैं स्मृति। लेजेंड्स क्रिकेट लीग ये हुई थी 2022 की, इसमें 4 टीमों ने भाग लिया था और इसमें विजेता रहे थे यहाँ पे इंडिया कैपिटल्स और उपविजेता रहे थे यहाँ पे भीलवाड़ा किंग्स। इंडिया साउथ अफ्रीका T20 सीरीज हुई थी, ये हम नहीं देखेंगे, इंडिविजुअल सीरीज आपको नहीं लर्न करना होता है, इसको हम लोग हटा दे रहे हैं। T20 विश्व कप में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी यहाँ पे शामिल हुए थे संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के अयान खान। UAE के अयान खान सिर्फ 16 वर्ष के थे जब उन्होंने नीदरलैंड्स के खिलाफ T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाग लिया और इस तरीके से T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में शामिल होने वाले सबसे युवा प्लेयर बन गए। ठीक, मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने मेल्ट वाटर में भारत के अर्जुन एरिगेसी को 8वें दौर में हरा करके खिताब जीता। तो इंडिया के अर्जुन एरिगेसी जो है ये हार गए थे मैग्नस कार्लसन से, इस वजह से मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर 2022 किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप ये हुई थी बेलग्रेड सर्बिया में, इसमें शीर्ष 3 देश थे यहाँ पे अमेरिका, जापान, टर्की। 24वें स्थान पर भारत था। भारत ने यहाँ पर कुल 2 पदक जीते थे, 2 कांस्य पदक। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज हुई थी, ये T20 फॉर्मेट में होती है। इसमें विजेता रहे थे इंडिया लेजेंड्स लगातार दूसरी बार, उपविजेता रहे थे लगातार दूसरी बार श्रीलंका लेजेंड्स। प्लेयर ऑफ द सीरीज थे तिलकरत्ने दिलशान जो कि श्रीलंका लेजेंड के प्लेयर हैं। ठीक, इतना ध्यान रखना काफ़ी है। रोहित शर्मा 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। 400 T20 इंटरनेशनल मैचेस नहीं, ध्यान रखिए गए, पूरे ओवरऑल 400 T20 मैचेस हैं, उनके लीग मैचेस 20 में शामिल हैं। FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप का नवा संस्करण ये कहाँ पे होगा? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। महिला बास्केटबॉल विश्व कप में ये मतलब ये हुआ था, इसमें अमेरिका ने चाइना को हरा करके जीत दर्ज की थी। FIBA बास्केटबॉल वर्ल्ड कप के 9th एडिशन में। ईरानी टेस्ट क्रिकेट ट्रॉफी ये हुई थी, इसमें राजकोट में हुई थी। शेष भारत ने सौराष्ट्र को 8 विकेट से हरा करके ईरानी क्रिकेट ट्रॉफी 2022 जीत ली है। तो रेस्ट ऑफ इंडिया ने ईरानी टेस्ट क्रिकेट ट्रॉफी 2022 जीती है।
एशियाई शीतकालीन खेल यानी कि एशियन विंटर गेम्स, सऊदी अरबिया ने बिड जीत लिया। 2029 के एशियन विंटर गेम्स कहाँ पे होंगी? सऊदी अरब में। अस्ताना ओपन में एटीपी फाइनल में नोवाक जोकोविच ने ग्रीक प्लेयर स्टेफनोस सित्सिपास को हरा करके जीत दर्ज की। तो अस्ताना ओपन किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में सब 13 बाधा दौड़, इसमें भारतीय बाधा दौड़ने वाली स्प्रिंटर ज्योति याराजी जो कि आंध्र प्रदेश से हैं, इन्होंने 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता और ऐसा करने वाली पहली भारतीय बनी। ठीक। और 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पे होगा? भारतीय ओलंपिक संघ ने बताया कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पे होगा? गोवा में। ठीक, गोवा में। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे होना है? मध्य प्रदेश के 8 शहरों में होगा 31 जनवरी से 11 फरवरी के बीच, और 27 खेल इसमें शामिल होंगे। मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करने वाला 5वां राज्य है। 2018 में हरियाणा ने, और दूसरा और तीसरा 2019-20 में महाराष्ट्र ने जीता था ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स। 2018 में इसका नाम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स होता था, लेकिन 2019 से इसका नाम बदल करके खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया है। ये सब जानकारी पहले दे चुके हैं आपको, एक बार फिर से रिकॉल करा रहे हैं। महिला एशिया कप का 8वां संस्करण ये हुआ था और इसमें भारत जीत गया था और श्रीलंका यहाँ पे उपविजेता रहा था। आगे है ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप। रुद्राक्ष बाला साहिब पाटिल ने ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में 10 मीटर राइफल में इटली के डैनिलो सिलाजो को हरा करके स्वर्ण पदक जीता और पेरिस ओलंपिक में अपना नाम कंफर्म कर लिया इन्होंने। कई बार इस तरीके से नहीं पूछते हैं डायरेक्टली कौन सा खिताब था, किसको हराया, सिंपली पूछ लेंगे कि रुद्राक्ष बाला साहिब पाटिल या रुद्राक्ष पाटिल जो है कौन सा खेल खेलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये शूटिंग से संबंधित है। ठीक, शूटिंग। MHS रैपिड चेस टूर्नामेंट, तो ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप में भारत के डी गुकेश ने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा करके रैपिड चेस टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, आर प्रज्ञानंद सबसे पहले थे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी, लेकिन डी गुकेश की उम्र इनसे कम है, इस वजह से रैपिड चेस टूर्नामेंट MHS जीतने वाले ये सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बन गए। इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया है। ठीक, ये जरूर पूछे जाने की इस बार संभावना बन रही है। फीफा महिला विश्व कप 2023 का नवा संस्करण कहाँ पे होगा? ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, और इसमें जो शुभंकर यानी मैस्कॉट रहेगा, यानी कि एक पेंगुइन तजुनी नाम है उसका, उसको एनिवल कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के 5 शहरों, न्यूजीलैंड के 4 शहरों में आयोजित किया जाएगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि महिला फुटबॉल विश्व कप 2 देशों में एक साथ होगा। अक्टूबर के एंड में BCCI ने अनाउंस कर दिया था कि जितनी मैच फ़ी एक पुरुष क्रिकेटर को मिलती है टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेट खेलने पर, उतनी ही फ़ी अब मिलेगी वुमेन प्लेयर को भी, यानी कि वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के प्लेयर भी अब समान भुगतान पाएंगे, जैसे कि पुरुष क्रिकेटरों को मिलता है उसके बिल्कुल समान, कम नहीं रहेगा अब। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022, इस खेल का उद्घाटन PM मोदी जी ने किया था गुजरात के अहमदाबाद से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। राष्ट्रीय खेल पहली बार गुजरात में हो रहे हैं। पहली बार राष्ट्रीय खेल को अखिल भारतीय ओलंपिक समिति द्वारा 1924 में लाहौर में आयोजित किया गया था। अखिल भारतीय ओलंपिक खेल पहले कहा जाता था इसको, 1940 में इसका नाम बदल करके नेशनल गेम्स यानी कि राष्ट्रीय खेल कर दिया गया है। जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, इस बार इसकी थीम थी। ठीक, स्वतंत्रता के बाद पहली बार राष्ट्रीय खेल 1948 में लखनऊ में हुए थे। कुल 36 स्पोर्ट्स इवेंट्स इसमें आयोजित होंगे और कुल 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल हो रहे हैं भारत के। भारतीय स्वदेशी खेल मल्लखंब और योगासन का भी आयोजन इसमें किया जा रहा है। महाराष्ट्र राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक पदक जीतने वाला राज्य बना, या 140 पदक महाराष्ट्र ने निकाले, जिसमें 39 स्वर्ण थे। ठीक, सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट इसमें साजन प्रकाश रहे, कुल 8 पदक उन्होंने निकाले। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट इसमें रही थी हाशिका रामचंद्र, कुल 7 पदक इन्होंने निकाले। गुजरात के 10 वर्षीय शौर्यजीत खैरे ने मल्लखंब प्रतियोगिता में सबसे कम उम्र में पदक जीता, इनकी उम्र केवल 10 वर्ष है। ठीक, और हाइब्रिड सेवा दल ने लगातार चौथी बार राजा भालींद्र सिंह ट्रॉफी जीती। तो ये कुछ मेजर हाईलाइट्स हो गए। अगले राष्ट्रीय खेल कहाँ पे होने? गोवा में होने। पदक तालिका देख लेते हैं, तो सर्वाधिक पदक किसके नाम है? सर्वाधिक पदक है यहाँ पे महाराष्ट्र के नाम, लेकिन सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसके नाम है? सर्विसेज के नाम, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, महाराष्ट्र के पदक 116 हैं, सर्विसेज के 128 हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का क्या यहाँ पे स्थान रहा है। उत्तर प्रदेश ने कुल मिलाकर 56 पदक जीते हैं, 20 यहाँ पे स्वर्ण हैं उत्तर प्रदेश के, और अंतिम स्थान पर बिहार था। बिहार ने यहाँ पर 2 कांस्य पदक कुल मिलाकर जीते हैं राष्ट्रीय खेल में। तो इतना बस मेडल टैली ध्यान रखना आवश्यक है। मेजर हाईलाइट्स हमने आपको बता दिए हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस देख लेते हैं। 2022 अक्टूबर मंथ के सबसे पहला 13वां फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन ये हुआ था न्यू दिल्ली में। इसकी थीम थी फ्रॉम एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट मेकिंग इट पॉसिबल। तीसरा यूनेस्को मोंडिया कल्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था मेक्सिको सिटी में, ये हुआ था, और इस वैश्विक सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता की थी संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने। आखिरी बार ये सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम स्वीडन में 1998 में, और अब हो रहा है 2022 में। ग्लोबल न्यूज़ फोरम ये न्यू दिल्ली में हुआ था। इस फोरम का मुख्य विषय था संकट के समय सत्य और विश्वास, यानी कि ट्रुथ एंड फेथ इन क्राइसिस। इससे पहले सम्मेलन हो चुका है 2019 में इस्तांबुल तुर्की में। इसके बाद है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉन्शियसनेस, चेतना से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था निमहांस बेंगलोर में। स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म पर आधारित कॉन्फ्रेंस था, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस इसमें थीम समझ लीजिए, डिस्कवरी ऑफ कॉन्शियसनेस इसकी थीम थी।
चौथा भारत कैरिकॉम या फिर भारत कैरिबियन कम्युनिटी विदेश मंत्रियों की बैठक। तो भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर इसमें शामिल हुए थे और कैरिबियन कंट्रीज़ के विदेश मंत्री इसमें शामिल हुए थे। और जो बेलीज नामक कंट्री है उसके अप्रवासन मंत्री इमोन कार्टने ने और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बैठक की सह-अध्यक्षता की थी। ठीक है, ये हुई थी न्यूयॉर्क अमेरिका में। एससीओ एंटी टेररिज्म मीटिंग हुई थी ये मानेसर गुरुग्राम में, और यहाँ पर एक एक्सरसाइज भी हुई थी जिसके बारे में हमने डिफेंस में बताया। एससीओ एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज हुई थी मानेसर एनएसजी गैरिसन गुड़गांव में, मानेसर में। और भारत और पाकिस्तान एससीओ में 2017 में शामिल हुए थे। और ये जो आतंकवाद विरोधी टेररिज्म एक्सरसाइज हुई थी इसमें भी पाकिस्तान भारत शामिल होने आया था, मतलब पाकिस्तान के यहाँ पर आई थी एंटी टेररिज्म आर्मी। छठा इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ये हुआ न्यू दिल्ली में 1 से 4 अक्टूबर के बीच। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5G सर्विसेज को लॉन्च किया था इस कह सकते हैं मोबाइल कांग्रेस में। और इस बार इसकी थीम थी इनकैप्सुलेट इंगेज एंड एक्सपीरियंस अ न्यू डिजिटल यूनिवर्स, ये इसकी थीम थी। तो 5G को कब रोल आउट किया गया था? इसी छठे इंडिया मोबाइल कांग्रेस में। नेशनल SC/ST हब कॉन्क्लेव ये हुआ था अहमदाबाद गुजरात में। MSME मिनिस्ट्री ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। 20th मीटिंग ऑफ प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ SCO मेंबर कंट्रीज, SCO मेंबर कंट्रीज के प्रोसिक्यूटर जनरल की मीट हुई थी अस्ताना कजाकिस्तान में। भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। 5वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 5th इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली ये हुई थी न्यू दिल्ली में 17 से 20 अक्टूबर के बीच। इस सभा की अध्यक्षता जो है केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने की थी। भारत से श्री R.K. सिंह को और फ्रांस की विकास राज्य मंत्री की सोला जोशौर पोलू को संयुक्त रूप से अध्यक्ष और सह अध्यक्ष एक बार फिर से यहाँ पे चुना गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कितनी कंट्रीज मेंबर हैं इस समय? 109 है, सभी ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। और ये जो 5वीं महासभा के बाद 3 विश्लेषणात्मक रिपोर्ट यानी एनालिटिकल रिपोर्ट लॉन्च की जाएंगी, जिनका नाम होगा वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, वर्ल्ड सोलर मार्केट रिपोर्ट और वर्ल्ड सोलर इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो तीनों रिपोर्ट किससे संबंधित है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस से, ध्यान रखिएगा। ISA का हेडक्वार्टर कहाँ पे? गुड़गांव, भारत में, हरियाणा में। इंडिया US ने साथ मिलकर के एनर्जी स्टोरेज टास्क फोर्स यहाँ पे तैयार की है। वॉशिंगटन अमेरिका में इसको लॉन्च किया गया था। इस कार्यबल की स्थापना सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी यानी कि इंडिया की जो स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप है US के साथ, उसके तहत ये एनर्जी स्टोरेज टास्क फोर्स यहाँ पे शुरू की गई है भारत और US के बीच। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। पूर्ण अधिकार सम्मेलन ये हुआ था या प्लेनिपोटेंशियरी कन्वेंशन हुआ था बुकारेस्ट रोमानिया में। यहाँ पर भारत की तरफ से गए थे श्री देवू सिंह चौहान। इसके बाद बेटियां बने कुशल सम्मेलन, ये ऑनलाइन तौर पे हुआ था। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड जिस दिन होता है 11 अक्टूबर को, उस दिन ये ऑनलाइन तौर पर मनाया गया था। बेटियां बने कुशल कॉन्फ्रेंस। गवर्नमेंट ने 5 मेंबर कमेटी यहाँ पे बनाई है फार्मा मार्केटिंग रिव्यू के लिए। फार्मेसी में जो मार्केटिंग प्रैक्टिसेस अपनाई जाती हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता करेंगे नीति आयोग के हेल्थ मेंबर श्री VK पॉल। तो VK पॉल कमेटी किससे संबंधित है? फार्मा मार्केटिंग रिव्यू से, ध्यान रखिएगा। आगे है कि PM ने एड्रेस किया था यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियो स्पेशियल इंटरनेशनल कांग्रेस, जो कि हैदराबाद में हुई थी। ठीक है, इसका यहाँ पे थीम था एम्पावरिंग ग्लोबल विलेजेस, नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियो स्पेशियल इंटरनेशनल कांग्रेस कहाँ पर हुई थी? हैदराबाद में। उसके बाद इंडियन रोड कांग्रेस कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में। इसका अधिवेशन का उद्घाटन किया था नितिन गडकरी जी ने। 4th हेली इंडिया समिट हुई थी श्रीनगर में। इसकी थीम थी हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। उसके बाद 9th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो, ये पणजी गोवा में हुआ था। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया था। मिनकॉन सम्मेलन हुआ था नागपुर महाराष्ट्र में। SCO नेशनल कोऑर्डिनेटिंग मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में। विधि मंत्रियों और विधि सचिवों का अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था एकता नगर गुजरात में। ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट हुआ था बांग्लादेश में। तो ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट ये पहली बार हुआ था बांग्लादेश में। प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान सम्मेलन ये न्यू दिल्ली में हुआ था 17 अक्टूबर को। 2 दिवसीय PM किसान सम्मान सम्मेलन और कृषि स्टार्टअप कॉन्क्लेव प्रदर्शनी का भी उद्घाटन यहीं पे हुआ था। 14वां विश्व स्पाइस कांग्रेस की थीम थी स्पाइस यानी कि सततता, उत्पादकता, नवाचार, सहयोग, उत्कृष्टता और सुरक्षा यानी कि सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस एंड सेफ्टी। ये कहाँ पे हुआ था? नवी मुंबई महाराष्ट्र में। एक्चुअली अभी हुआ नहीं है, ये होगा 16 से 18 फरवरी 2023 को होगा ये। उसकी डेट वगैरह थीम अभी से बता दी गई है। 22वां वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट ये हुआ था कहाँ पे? अटलांटिस द पाम, दुबई में। आकाश फॉर लाइफ स्पेस कॉन्फ्रेंस ये हुआ था देहरादून में। 5 से 7 नवंबर के बीच एक्चुअली होगा, अभी हुआ नहीं है, 5 से 7 नवंबर के बीच होगा देहरादून में। इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव ये हुआ था अक्टूबर मंथ में, राजकोट गुजरात में हुआ था। इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव, इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने। 90वीं इंटरपोल महासभा ये हुई थी न्यू दिल्ली में। इसमें बताया गया कि 91वीं सभा कहाँ पे होगी? ऑस्ट्रिया के वियना में होगी। भारत में इंटरपोल महासभा की बैठक लगभग 25 साल बाद हो रही, ध्यान रखिएगा, हर साल होती है ये।
COP 26 की डेट आ चुकी है और वेन्यू भी आ चुकी है। COP 26 जो है 2022 का ये होना है 6 से 18 नवंबर के बीच इजिप्ट के शर्म अल शेख में, 5वीं बार अफ्रीका में आयोजित हो रहा है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ठीक, तो ये 27वीं COP है, ये कहाँ पे होगी? शर्म अल शेख, इजिप्ट में। UNSC 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी बैठक ये मुंबई और दिल्ली में हुई थी। ये 28 और 29 अक्टूबर को मुंबई और दिल्ली में हुई थी। इस बार इसकी थीम थी चैलेंजेस ऑफ काउंटरिंग टेररिस्ट एक्शंस थ्रू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। 2 दिवसीय चिंतन शिविर ये कहाँ पे हुआ था? फरीदाबाद, हरियाणा में। ठीक है, होम मिनिस्टर्स कंटेम्पलेशन कैंप या फिर चिंतन शिविर हुआ था गृह मंत्रियों का, फरीदाबाद, हरियाणा में। पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी दिल्ली में लगी थी 16 और 17 अक्टूबर को। इसकी थीम थी इंडियन कोल सेक्टर सस्टेनेबल माइनिंग फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया। पहला मार्की कार्यक्रम, फर्स्ट मार्की कार्यक्रम इन्वेस्ट फॉर डिफेंस, इन्वेस्ट फॉर डिफेंस नामक कार्यक्रम ये हुआ था गांधीनगर, गुजरात में, डेफ एक्सपो के दौरान 20 अक्टूबर को। ठीक, जैसे डेफ एक्सपो होता है वो 4 दिवसीय कार्यक्रम है, तो 4 दिन अलग अलग इवेंट होते हैं। तो ये फर्स्ट मार्की प्रोग्राम हुआ था इन्वेस्ट फॉर डिफेंस डेफ एक्सपो में 20 अक्टूबर के दौरान। फर्स्ट साउथ एशियन जियो साइंस कांग्रेस जियो इंडिया, जो जियो इंडिया कांग्रेस कहाँ पे हुई थी? जयपुर में। हरदीप सिंह पुरी जी ने इसका उद्घाटन किया था। वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट सेमिनार ये हुआ था न्यू दिल्ली में। इंडिया नॉर्वे जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हायर एजुकेशन पर ये हुई थी न्यू दिल्ली में, और ये 6ठी बैठक है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ये लखनऊ में हुई थी 10 से 12 फरवरी को होनी है एक्चुअली, मतलब इसके प्लान वगैरह बन चुके हैं। 10 से 12 फरवरी को 2023 में फरवरी में होगी। 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने का लक्ष्य रखा है हमारे CM जी ने, ताकि उत्तर प्रदेश जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य तक पहुंच सके 2027 तक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है 2020 सितंबर के आंकड़ों के हिसाब से दूसरे नंबर पर आ गया था। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश रक्षा और एरोस्पेस इकाई रोजगार प्रोत्साहन नीति 2018 में संशोधन हुआ है और पूंजी अनुदान को 10 से 15 करोड़ रुपए से बढ़ाकर के डायरेक्ट 500 करोड़ तक कर दिया गया है। निवेश मित्र पोर्टल जो है उद्यमियों को सिंगल विंडो सिस्टम देता है उत्तर प्रदेश में, और उद्यमियों को उत्तर प्रदेश में उद्यम लगाने में हेल्प करता है। ये पूछा जा चुका है कि निवेश मित्र पोर्टल का काम क्या है। उत्तर प्रदेश का कंट्री पार्टनर बनने के लिए सिंगापुर, फ्रांस, UK और मॉरिशस ने स्वतः प्रस्ताव भेज दिया अभी से। ठीक, तो बाकी जब इन्वेस्टर सबमिट होगी फेब में तो और इस डिटेल में इसको हम देखेंगे। अब बात कर लेते हैं रैंक्स, रिपोर्ट्स और इंडेक्स की। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में अगर हम देखें तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत ने वर्ष 2021 में 46वां स्थान इसमें हासिल किया था। इस बार भारत की रैंक आई है 40वीं। ठीक है, भारत जो है इसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40वें स्थान पर है। टॉप पर है स्विट्जरलैंड, अमेरिका, फिर स्वीडन, फिर यूनाइटेड किंगडम, फिर नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, फिनलैंड और डेनमार्क। इसमें टॉप 10 तक देखिएगा, क्योंकि इस पर कई बार इस तरीके से सवाल बनते हैं कि टॉप 10 में या टॉप 5 में कौन सी कंट्री शामिल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसमें चाइना कहीं भी आप नहीं देख पा रहे हैं टॉप 5 में ना टॉप 10 में, तो चाइना का नाम दे करके पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी कंट्री टॉप 5 या टॉप 10 में नहीं है। भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया। लास्ट ईयर भारत 2021 में 46वें स्थान पर था, आपकी बार है 40वें स्थान पर। हुरून इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट, यानी कि हुरून 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट, यानी कि 40वें, अपने 40वें की उम्र में या 40 से कम में जो सेल्फ मेड रिच लोग हैं उनकी लिस्ट में कौन कौन शामिल है। तो हुरून इंडिया ने इंडिया के लोगों की लिस्ट बनाई, जैसे कि निखिल कामत जो कि जरोधा ग्रुप से हैं, ये टॉप पर हैं। फिर भविष्य अग्रवाल, ये ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर, ये टॉप पर हैं। दिव्यांक तुरखिया, ये मीडिया.net के, ये 3rd पर। नकुल अग्रवाल ब्राउजटेक के, ये 4th पर। और ब्राउजटेक के रितेश अरोड़ा, ये 5th पर। इसमें टॉप 3 याद रखिए, इतना काफ़ी होगा। ठीक, 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022 में टॉप 3 है निखिल कामत, भविष्य अग्रवाल और दिव्यांक तुरखिया। टाइम्स 100 नेक्स्ट की लिस्ट में जो टाइम पत्रिका ने प्रकाशित की है, इसमें रिलायंस जियो के चेयरपर्सन आकाश अंबानी को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। टॉप 100 में 40 टाइम्स नेक्स्ट की लिस्ट में एकमात्र भारतीय हैं, ध्यान रखिएगा। इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जारी की है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। इसमें टॉप 2 राज्य हैं, यानी कि जहां पर सर्वाधिक टूरिज्म देखा जाता है, विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा आते हैं महाराष्ट्र में, फिर है तमिलनाडु में। और जबकि ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स जो आया था, यानी कि पूरे विश्व भर में कौन से राज्य सर्वाधिक टूरिज्म अट्रैक्ट करते हैं, उसकी लिस्ट में भारत 54वें स्थान पर है। आगे है 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प सूची। यूनेस्को ने भारत के 50 डिस्टिंग्विश्ड और आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट की लिस्ट जारी की है, जिसमें से मोस्ट जो हाईलाइटेड है वो है तमिलनाडु की टोडा कढ़ाई और सुंगुडी, ओडिशा के संबलपुर की बांध टाई और डाई बुनाई, गोवा की कुंबी बुनाई और गुजरात की मशरू बुनाई और पटोला साड़ीज जो हैं, महाराष्ट्र की हिमरू और वाराणसी की अवध जामदानी। तो ये कुछ हाईलाइटेड वस्त्र शिल्प है, इसको एक बार देख सकते हैं। सारे 50 नहीं याद करने आपको। आगे है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफिस सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई थी। इसमें कहा गया कि सर्वाधिक बाल विवाह वाले राज्य कौन कौन से हैं। सर्वाधिक बाल विवाह होता है पश्चिम बंगाल में और फिर है झारखंड में। सबसे कम बाल विवाह या 0% बाल विवाह कहाँ पे होता है? केरल में। बाल विवाह मुक्त केरल।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेट हंगर लाइफ के द्वारा। तो इसमें शीर्ष 5 देश कौन से हैं? यहाँ पर भुखमरी सबसे कम है बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, फिर चिली, फिर चाइना, फिर क्रोएशिया। सूचकांक में सबसे खराब देश जहाँ पर भुखमरी सर्वाधिक है वो है यमन, फिर 120 पर रखा है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को, 119 पे मेडागास्कर को रखा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को 118 पर, 110 में चैड, 117 में चैड को, और भारत को रखा है 107वें स्थान पर। भारत ने बाकायदा यहाँ पे इस पर बोला है आधिकारिक तौर पर, पीआईबी में आया था कि ये रिपोर्ट भारत नकारता है और भारत में ऐसे कोई आंकड़े नहीं भुखमरी के। ये काफ़ी यहाँ पे चर्चा में आई थी ये चीज़ें, इस वजह से ये पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। श्रीलंका को 64वें स्थान पर रखा है, म्यांमार को 71वें पर, नेपाल को 81वें पर और चाइना को 4th पर। तो भारत का स्थान इतना खराब कैसे भारत ने आधिकारिक तौर पर इसमें बोला है, तो ये पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के द्वारा एक इनइक्वालिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। तो जहाँ पर रैंक सबसे कम होती है इसका मतलब वहाँ पे असमानता या इनइक्वालिटी सबसे कम है। तो नॉर्वे यहाँ पे टॉप पर है, यहाँ पर इनइक्वालिटी नहीं है, फिर जर्मनी, फिर ऑस्ट्रिया, फिर बेल्जियम, फिर कनाडा। भारत को इसमें 123वें स्थान पर रखा गया है 161 कंट्रीज़ में से। तो भारत है यहाँ पे 123वें स्थान पर। आगे है लेड पॉइजनिंग रिपोर्ट। नीति आयोग और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR के द्वारा जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि भारत में लेड कंटामिनेशन की वजह से करीब 275 मिलियन से अधिक बच्चे इससे पीड़ित हो जाते हैं। और कहा गया है कि सर्वाधिक लेड कंटामिनेशन पाया जाता है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर जो है हाईएस्ट लेवल्स पाए गए, एवरेज ब्लड लेड लेवल्स यहाँ पर हाईएस्ट पाए गए हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई है। इसमें नए आंकड़े आ गए, जैसे भारत का क्रूड बर्थ रेट कितना है 19.5, टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया में रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी जो कि 2.1 होती है उससे भी कम चली गई है 2.0। अर्ली नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट जो है 0 to 7 डेज में 15 पाई गई है। नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट पाई गई NMR 20, IMR पाई गई 28 भारत में। और मॉर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 5 यहाँ पे पाया गया है, अंडर 5 MR 32। तो ये कुछ आंकड़े आप याद कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि IMR में शिशु मृत्यु दर में गर्ल IMR में और बॉय IMR में सर्वाधिक अंतर कहाँ पे पाया गया है? छत्तीसगढ़ में। यानी शिशु मृत्यु दर में सर्वाधिक लैंगिक अंतर कहाँ पे दर्ज किया गया है? छत्तीसगढ़ में। पब्लिक अफेयर सेंटर्स के द्वारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 जारी किया गया है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में टॉप पर है हरियाणा, फिर है तमिलनाडु, फिर केरल, फिर छत्तीसगढ़, फिर पंजाब। ठीक है, बिग स्टेट्स में। और स्मॉल स्टेट्स में टॉप पर है आपका सिक्किम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा जारी किया जाता है। फास्ट मूवर स्टेट्स में शामिल राज्यों के केंद्रशासित प्रदेश हैं केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पुडुचेरी, सिक्किम और त्रिपुरा। एस्पिरेशनल श्रेणी में शामिल राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मिजोरम, अंडमान निकोबार आइलैंड्स ग्रुप, लक्षद्वीप, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। और अचीवर श्रेणी में शामिल जो राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हैं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो ये लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की श्रेणी में पूछ सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश अब अचीवर्स की श्रेणी में आ चुका है। ठीक है, लास्ट बार ये इंडेक्स आया था 2018 में और अब की बार आया है 2022 के अक्टूबर में, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये तो हो गई बात, ये तो आपको पता चल गया कि ये MPI इसके द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन भारत में MPI किसके द्वारा जारी किया जाता है? हमारे नीति आयोग के द्वारा। तो भारत में नीति आयोग जो ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक बनाता है ये 3 आयामों पर आधारित है और 12 इंडिकेटर्स पर आधारित है। तो ये हम आपको ऐसे करा चुके हैं आपके हम लोग कह सकते हैं अप्रैल 2022 मंथ के करंट अफेयर में या उससे पहले। तो ये रैंकिंग्स देख लीजिएगा कि कौन जो है हमारे राज्य इसमें टॉप पर है, कौन बॉटम पर है। एक बार पुराना करंट अफेयर इससे रिवाइज कर लेंगे आप, ये हमारे कहने का मतलब है। बाकी इस ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कहा गया है कि 2005 से वर्ष 2021 तक गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले लोगों की संख्या 415 मिलियन लोग, माफ कीजिएगा 415 मिलियन लोग कम हो गए हैं जो भारत में इस अवधि में 2005 से 2021 तक जो गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं ऐसे लोगों में 415 मिलियन लोगों की कमी आई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में अभी भी दुनिया में सर्वाधिक जो है मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग यानी कि 229 मिलियन गरीब लोग निवास करते हैं। ठीक, नाइजीरिया का नंबर आता है इसके बाद में, हालांकि नाइजीरिया की जनसंख्या कम है भारत से काफ़ी। इस सूचकांक का प्रयोग $1.90 प्रतिदिन की अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा पर मापी गई हिस्सेदारी को 3% से अधिक कम करने के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में की गई प्रगति को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। ये इंडेक्स मानता है कि अगर किसी की प्रतिदिन कमाई $1.90 से कम है तो वो जो है गरीबी रेखा से नीचे आता है।
इसमें यह भी कहा गया है कि मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स से हमको ये पता चलता है कि SDG 1 की दिशा में कितनी प्रगति हो रही है। इसको ट्रैक कर सकते हैं कि SDG 1 जो है उसको कितना अचीव किया जा रहा है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जारी किया जाता है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसमें टॉप पर है आइसलैंड, फिर है नीदरलैंड, फिर है डेनमार्क। भारत इसमें 41वें स्थान पर है, अंतिम स्थान पर थाईलैंड है। तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 41। लास्ट ईयर जब ये इंडेक्स आया था तो भारत की रैंक 40वीं थी। एडल गिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट, हुरून इंडिया के द्वारा ये बताया गया है कि कौन से ऐसे रिच पर्सन या फिर फैमिली है जो सर्वाधिक दान करते हैं। सर्वाधिक दान करती है शिव नादर और फैमिली, फिर है अजीम प्रेमजी एंड फैमिली, फिर है मुकेश अंबानी एंड फैमिली, फिर कुमार मंगलम बिरला एंड फैमिली, फिर सुष्मिता और सुब्रतो बागची। सर्वाधिक दान करने वाली फैमिली है शिवनादर। प्लास्टिक्स ऑल्टरनेटिव रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जो आई है, इसमें प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन में शीर्ष राज्य हैं महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तेलंगाना, न्यू दिल्ली। उत्तर प्रदेश 8वें स्थान पर है, हरियाणा 9वें पर और केरल 10वें पर। यह आंकड़ा वर्ष 2019-20 का है। फिर आगे इसमें बताया गया कि प्रति व्यक्ति सर्वाधिक कचरा उत्सर्जित करने में शीर्ष राज्य हैं गोवा, फिर दिल्ली, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश आखिरी स्थान पर है। इसमें प्रति व्यक्ति न्यूनतम कचरा निकालने वाले राज्यों में जो है टॉप पर है नागालैंड, फिर सिक्किम, फिर त्रिपुरा। ऑब्वियसली छोटे राज्य हैं, इस वजह से ऐसा आंकड़ा है। बिजिएस्ट एयरपोर्ट की जो लिस्ट आई है उसमें टॉप पर है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और 10वें स्थान पर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली का है। एयरलाइन गाइड के द्वारा बिजिएस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में ये ओवरऑल वैश्विक रैंकिंग में 10वें स्थान पर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एनुअल बिजनेस एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है अंकटाड के द्वारा। हर वर्ष इसको 1981 से इसको हर वर्ष जारी किया जा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था 2022 में 5.7% से बढ़ेगी और 2023 में 4.7% से ग्रो करेगी, ये यहाँ पे इस रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक, एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसमें बताया गया है कि प्रौद्योगिकी सीखने के अंतराल को कैसे कम हम कर सकते हैं। भारत में स्कूल टू वर्क संक्रमण प्रक्रिया अभी भी चुनौतियों का सामना कर रही है। आगे है फ्रीडम ऑफ ऑन द नेट 2022 रिपोर्ट। फ्रीडम हाउस नामक एनजीओ द्वारा जारी किया जाता है। इसमें इंटरनेट पर कितनी सरकार की हम लोग कह सकते हैं पकड़ है, नियंत्रण है, इसको ट्रैक किया जाता है। तो इंडिया की रैंक इसमें है, या फिर इंडिया का फ्रीडम स्कोर है 51 और 2021 में था 49 पर। चाइना को इसमें जो है वर्स्ट इन द वर्ल्ड बताया गया है, यानी कि सरकार बहुत ज़्यादा इंटरनेट फ्रीडम अपने लोगों को नहीं प्रदान करती है। UIDAI ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स यानी कि यूनाइटेड हम लोग कह सकते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स में टॉप किया है सितंबर 2022 मंथ के लिए। अगस्त में भी टॉप पर था। इंडिया का जो प्लेस है लिस्ट ऑफ मिलेनियर्स में, उस पर रिपोर्ट आई है। करोड़पतियों की सूची में भारत का स्थान पर रिपोर्ट आई है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन एडवाइजरी फर्म हैनले एंड पार्टनर्स के द्वारा इसको जारी किया गया है। तो भारत में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक संपत्ति के करोड़पतियों की संख्या अब 1132 हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत 80% की बढ़ोतरी के साथ 2032 तक चीन के आगे निकल जाएगा और दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा करोड़पतियों की लिस्ट में। और इस रिपोर्ट में इंडिया जो है 3rd प्लेस पर है। ब्रिटेन को, रशिया को, स्विट्जरलैंड को इसने बीट कर दिया है करोड़पतियों की लिस्ट में। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया आउटलुक 2050 रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO के द्वारा। इसमें कहा गया है कि सेल्यूलोज फाइबर और वुड प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो 2050 तक कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। 2050 तक वुड प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सब डेटा वैसे तो बहुत पूछे जाने की कम संभावना है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी की है? UNFAO ने। ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स आता है ओकला के द्वारा। तो इसमें कहा गया है कि ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत जो है 118वें स्थान पर है। मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में 79वें स्थान पर है। मोबाइल इंटरनेट स्पीड सबसे ज़्यादा है नॉर्वे में और ब्रॉडबैंड स्पीड सबसे ज़्यादा है चिली में। क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2021 आई है क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी नाम के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसमें कहा गया है कि इंडिया ने अपनी GDP का 4.5% हिस्सा हीट वेव के कारण गंवा दिया 2021 में, और G20 कंट्रीज में सर्वाधिक नुकसान भारत को हुआ था इसमें। ठीक है, साथ ही ये कहा गया कि भारत वैश्विक उत्सर्जन में 3% हिस्से के लिए जिम्मेदार है। और ये कहा गया है कि वैश्विक उत्सर्जन में अमेरिका का 25% योगदान है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन का 22% योगदान है। भारत में 142 मिलियन लोग जो हैं, जनसंख्या का करीब 10%, 1.5 डिग्री सेल्सियस पर गर्मी की मतलब जो ये समर हीट जो है 1.5 डिग्री से ज़्यादा की जो होती है उसकी चपेट में आ सकते हैं। आगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के द्वारा एक कह सकते हैं एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है जो कि सस्टेनेबल फाइनेंस पर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। इसको हेड करेंगे CK मिश्रा। ठीक है, तो CK मिश्रा कमेटी किस पर आधारित है? सस्टेनेबल फाइनेंस पर आधारित है ये कमेटी। इंडियाज एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्ट ये NSO के द्वारा जारी की जाती है। मुख्य खरीफ फसलों के उत्पादन का प्रथम अग्रिम अनुमान आ चुका है। इसमें कहा गया कि खाद्यान्न करीब 149.92 मिलियन टन प्रोड्यूस होगा
ये बढ़ता रहता है आगे, क्योंकि एक एस्टिमेट आता है, फिर सेकंड आता है, फिर थर्ड, जनरली 4 एस्टिमेट आते हैं हर बार। ठीक है, तो प्रथम के अनुसार खाद्यान्न जो है 149.92 मिलियन टन रहेगा, चावल 104.99 मिलियन टन रहेगा, और पोषक मोटे अनाज यानी कि कोर सीरियल 36.56 मिलियन टन रहेंगे, मक्का 23.10 मिलियन टन रहेगा। ठीक है, अब तक का सर्वाधिक। तो ये यहाँ पे हो गए रिपोर्ट्स इंडेक्स। अब आ जाते हैं अपने MCQ सेक्शन पर। सितंबर मंथ 2022 में केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर कितने साल का बैन लगाया था? तो ये 5 वर्ष का बैन लगाया था PFI पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अक्टूबर 2022 में टेस्ला के CEO एलन मस्क ने ऑप्टिमस नामक ह्यूमनॉइड रोबोट के नवीनतम प्रोटोटाइप का अनावरण किया था। ये सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉन्सेप्ट नोट लॉन्च किया है, जिससे पब्लिक अवेयरनेस यहाँ पे बढ़ाई जा सके सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए। तो ये सही है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। दोनों कथन यहाँ पे सही है। हाल ही में 5G टेलीफोन सर्विसेज इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो कि प्रगति मैदान में हुआ था, उस पर वो किसने इनॉग्रेट किया? PM मोदी जी ने। हमने आपको समिट में बताया। पहले चरण में 13 भारतीय शहरों के लिए शुरू किया जाएगा, जिसमें दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, चंडीगढ़, गांधीनगर, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, जामनगर, गुरुग्राम ये शहर शामिल है, जहाँ पर 5G को रोल आउट किया जाएगा। इस सवाल में 2 तथ्य या फिर कह सकते हैं 2 स्टेटमेंट है। 5 मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज यहाँ पे लगाई जाएंगी, हमने स्कीम वाले सेक्शन में आपको बताया। व्लादिमीर पुतिन ने एक सेरेमनी को प्रोसाइड किया मॉस्को में, जिसमें फॉर्मली जो है 4 यूक्रेनियन रीजन को जो है कहा गया कि वो रशिया से मर्ज किए जा रहे हैं। डोनेट्स्क, लुहान्स्क, ज़ैपोरोजिया और खेरसॉन। तो ये यहाँ पे आपका सही है दोनों स्टेटमेंट। आंसर हो जाएगा सी, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। गुजरात के गांधीनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय के पहले सेमिकॉन फ्यूचर डिजाइन रोड शो को हरी झंडी किसने दिखाई थी? तो ये दिखाई थी हरी झंडी राजीव चंद्रशेखर ने। ऑप्शन नंबर सी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में कहा है कि विवाहित और अविवाहित महिलाओं में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा गर्भपात कराने के अधिकार के मामले में। उन्होंने कहा है कि 24 सप्ताह के भीतर गर्भपात करा सकती कोई भी विवाहित महिला या फिर अविवाहित महिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। तो प्रेगनेंसी के 24 वीक तक जो है अबॉर्शन बिल्कुल अलाउ किया सुप्रीम कोर्ट ने, मैरिड वीमेन और अनमैरिड वीमेन के लिए ऑल ओवर कंट्री में। भारत के पहले बहुकला सांस्कृतिक केंद्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ईशा अंबानी ने घोषणा की थी कि भारत की पहली या फिर भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में खोला जाएगा। इंडिया में अब तक का पहला ये आर्ट के फील्ड में कल्चरल सेंटर होगा। इसको ईशा मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के नाम से जाना जाएगा। तो ये सही है। तो ये आपका इंडिया फर्स्ट कल्चरल सेंटर के बारे में सारे स्टेटमेंट सही है। मुंबई में खुलेगा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ईशा मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर। ऑप्शन नंबर डी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने किस राज्य सरकार को सुकापाइका नदी को पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया है? तो ओडिशा सरकार को ऐसा कहा है, क्योंकि ओडिशा में नदी बहती है जो कि महानदी की एक सहायक नदी है, सुकापाइका। आकाशवाणी के रंग भवन नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में एक वर्षीय मतदाता जागरूकता अभियान मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किसने किया? इसको लॉन्च किया गया था राजीव कुमार जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अक्टूबर 2022 में यूरोपीय संसद ने किस वर्ष तक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए सिंगल चार्जिंग पोर्ट जो है जारी करने की मंजूरी दी है? इसमें यह कहा गया है कि हर हाल में सभी कंपनीज को, चाहे मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हों, चाहे लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स हों, चाहे कैमरा वाले हों, सभी को एक ही पोर्ट लागू करना होगा जो कि टाइप सी पोर्ट होगा। टाइप सी पोर्ट को लागू करना होगा यहाँ पे। कोई भी यहाँ पे जो लाइटनिंग केबल वगैरह आईफोन में चलता है वो नहीं अब यहाँ पे आईफोन लगा सकेगा। उत्तर प्रदेश शासन ने परिषदीय स्कूलों की दशा सुधारने के लिए एक शिक्षक साथी कार्यक्रम अनाउंस किया है। इसमें कहा गया है कि जो रिटायर्ड टीचर्स हैं वो कोऑपरेट करेंगे कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल में और विभिन्न प्रकार के जो अदर स्कूल्स हैं, परिषदीय स्कूल्स हैं, उसमें अपनी एक्सपर्टीज़ देंगे। शिक्षक साथी जो है टीचर्स को जो है हेल्प करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसे रिटायर्ड टीचर्स की मतलब नियुक्त किए जाएंगे कमेटी के द्वारा 1 साल के लिए। तो मैक्सिमम एज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ दिस इनिशिएटिव 70 ईयर। 70 ईयर से कम उम्र के जो टीचर हैं उनको शिक्षक साथी नियुक्त किया जा सकेगा कमेटी के द्वारा 1 वर्ष के लिए। सारे स्टेटमेंट इसमें सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। इसमें कहा गया कि जो भी शिक्षक साथी बनेगा रिटायर्ड टीचर, उसको 2500 रुपये पर मंथ यहाँ पे अलाउंस भी मिलेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने दलितों को उद्यमी बनने में मदद करने के लिए राज्य में हर जिले में परियोजना कार्यान्वयन इकाइयाँ गठित करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। सितंबर 2022 में पुल्लमपारा पंचायत पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाली देश की पहली ग्राम पंचायत बन गई है। ये किस राज्य में है? ये केरल में है पुल्लमपारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अदर क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हाल ही में बर्किना फासो में तख्ता पलट हुआ था। लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सैंडियागो डमीबा को उनके पद से हटा दिया गया था। ठीक है, अपॉइंटमेंट में हमने बताया। 8 लिपोर्ट्स को देखा गया था दिल्ली के असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 2022 में पहली बार 1940 के बाद 8 लिपोर्ट्स देखे गए हैं। ठीक, उसके बाद मोधेरा विलेज जो है मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज बन गया है। यहाँ पर 24 घंटे सोलर पावर को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2027 में शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का अध्ययन करने के लिए टाइटन ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट लॉन्च किया जाएगा? तो नासा लॉन्च करेगी टाइटन के लिए रोटर क्राफ्ट। टाइटन में जो रिसर्च करेंगे जो कि शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है या सैटेलाइट है या उपग्रह है, इसको लॉन्च किया जाएगा 2027 तक। प्रधानमंत्री ने 5200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गुजरात जाकर के। तो गुजरात के भावनगर में दुनिया के सबसे पहले CNG टर्मिनल और ब्राउनफील्ड पोर्ट की आधारशिला रखी गई थी। तो जहाँ पर वर्ल्ड फर्स्ट इंडिया फर्स्ट आएगा बहुत जरूरी है। ये वर्ल्ड फर्स्ट CNG टर्मिनल और ब्राउनफील्ड पोर्ट है भावनगर गुजरात में। इसके अलावा एक रीजनल साइंस सेंटर का भी उद्घाटन किया गया है जो कि 100 करोड़ रुपये से बनेगा।
25 मेगावाट का पालिताना सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट भी लगाया गया है यहाँ पर। सौनी योजना लिंक टू APPL कंटेनर प्रोजेक्ट का भी अनावरण किया गया था। तो सारे कथन यहाँ पे सही है, आंसर हो जाएगा डी, सारे कथन सही है, इस पर जरूर फोकस करिएगा। वर्ल्ड फर्स्ट CNG टर्मिनल एंड ब्राउन फील्ड पोर्ट भावनगर गुजरात में। 19 सितंबर को विश्व बैंक ने पंजाब को बेहतर वित्त और सार्वजनिक सेवाओं के लिए $150 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी थी, सही। सेंट्रल बैंक ने नोटिफाई किया था कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी अमेंडमेंट रूल्स 2022, जिसने सेक्शन 135 और 469 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, उसको अमेंड करने का काम किया, सही। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने एशिया के पहले पैथोजन रिडक्शन मशीन को इनॉग्रेट किया, जो कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में स्टैब्लिश की गई है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें डी, सारे कथन यहाँ पे सही है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। पैथोजन रिडक्शन मशीन इसमें लगाई गई है। साथ ही प्रदेश में पहला थोरैसिक और वस्कुलर सर्जरी विभाग भी यहाँ पर KGMU में शुरू किया गया है। UGC के अनुसार नई दिल्ली में जो ये मतलब UGC न्यू दिल्ली में जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इसमें उच्च शिक्षण संस्थानों में अब अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए कितने प्रतिशत अतिरिक्त सीटें जोड़ी गई हैं? तो 25% अतिरिक्त सीटें इसमें जोड़ी गई हैं। 29 सितंबर 2022 को अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने निम्नलिखित में से कहां पर विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया है? ये लगाया जैसलमेर राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने इंडिया फर्स्ट हाइब्रिड पावर प्लांट भी लगाया था यहीं पर जैसलमेर में, 390 मेगावाट का, जैसलमेर राजस्थान में, मई 2022 में, ठीक, ये भी रिकॉल करिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व हिंदी सम्मेलन होना है 2023 का। विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फेब को होगा। ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में आयोजित होगा फिजी के नांडी में, और यह सम्मेलन भारतीय विदेश मंत्रालय और फिजी सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा, और भारतीय प्रतिनिधि होंगे हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। तो पहली बात तो सारे स्टेटमेंट एकदम सही है, और आपको ध्यान रखना है कि वैश्विक हिंदी सम्मेलन आयोजित करने के साथ पैसिफिक क्षेत्र का पहला कंट्री बन जाएगा जिसने विश्व हिंदी सम्मेलन को आयोजित किया होगा। फिजी ऐसा करेगा। इसके लिए एक शुभंकर वेबसाइट भी लॉन्च हो चुका है। डार्ट मिशन के बारे में क्या सही है? डार्ट मिशन जो है एस्ट्रॉइड से टकराने वाला मिशन है, ठीक है, ये एस्ट्रॉइड को हिट करेगा। 26 सितंबर 2022 को इसने जो है डार्ट एस्ट्रॉइड डाइमेफोरस को हिट किया, ठीक। इसका पर्पस ये था नासा का कि कुल मिलाकर अर्थ को एक एस्ट्रॉइड से प्रोटेक्ट किया जाए। डार्ट एक नासा का स्पेसक्राफ्ट है जिसका फुल नाम है डबल एस्ट्रॉइड रिडायरेक्शन। तो डार्ट मिशन के बारे में सारे कथन सही है, आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 4 सभी सही। स्नेहा जो कि पेशे से एक वकील हैं, इन्होंने हासिल किया है पहली बार, देश में पहली बार एक नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट जारी किया गया इनके नाम। तो ये कहाँ से है हमको बताना है। तो ये है तमिलनाडु से। इन्होंने अप्लाई किया था इस सर्टिफिकेट के लिए 9 वर्ष पहले, ठीक है, और जो है इनको ये सर्टिफिकेट 5 फरवरी 2019 को जारी किया गया था, नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट। AV गैस 100 LL विशेष विमानन फ्यूल या फिर स्पेशल एविएशन फ्यूल के बारे में क्या सही है? इस फ्यूल को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने जारी किया था 26 सितंबर 2022 को, ठीक है। और AV गैस LL 100 ये डेवलप किया गया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा उनकी वडोदरा की रिफाइनरी में, और इंडियन ऑयल के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर इसको लॉन्च किया गया था। हमारा उत्तर हो जाएगा डी, सारे कथन यहाँ पे सही है। माता शेरावाली स्मारक सिक्का एक जारी किया गया था 27 सितंबर को नवरात्रि के अवसर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिंट कोलकाता में। ये 40 ग्राम का सिल्वर कलर्ड कॉमरेटिव सिक्का होगा जिसमें 999 प्योरिटीज का मतलब ये स्टैंडर्ड होगा, और माँ शेरावाली की थीम को इसमें डिज़ाइन किया गया है। आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सी, तीनों कथन यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना की तर्ज पर एक जिला एक खेल योजना लागू की जाएगी? ये जारी मतलब ये उत्तर प्रदेश ही करेगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की तरह एक जिला एक खेल योजना भी लागू की जाएगी उत्तर प्रदेश में जल्द। प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, माँ अमृतम योजना, आयुष्मान कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया था? तो ये कहाँ पे किया था? गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना माँ अमृतम स्कीम को लागू किया गया गुजरात से 17 अक्टूबर 2022 को। गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान में 2 तेंदुओं का नाम भवानी और चंडी किसने रखा है? तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जू को विजिट किया था और 2 तेंदुओं का नामकरण उन्होंने किया वहाँ पे। प्लेन लैंग्वेजेस एक्ट के बारे में क्या सही है? प्लेन लैंग्वेजेस एक्ट न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने पारित किया। इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है अपनी वेबसाइट्स को अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश लैंग्वेज में जो है प्रेजेंट करें। इसका ऑब्जेक्टिव है कि एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी पब्लिक सर्विसेज में मेंटेन की जा सके और कम्युनिकेशन को क्लियर, इंक्लूसिव और इफेक्टिव बनाया जा सके जनरल पब्लिक के लिए। आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पे हो जाएगा, सारे कथन यहाँ पे सही है। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा के बारे में क्या सही है? राजस्थान के राजसमंद के नाथ द्वारा में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा जिसका नाम है विश्वास स्वरूपम स्टैचू ऑफ बिलीफ का लोकार्पण किया गया है। इसको डेवलप किया गया है शपूर जी पलवंजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। 369 फीट की प्रतिमा है और ये 51 बीघे में फैली हुई है। इसको इनॉग्रेट किया गया था 29 अक्टूबर को, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, सारे कथन यहाँ पे सही है। स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है कहाँ पे लग रही है? कुल मिलाकर राजस्थान में, नाथ द्वारा में, राजसमंद में। वैश्विक स्तर पर लेमन ग्रास का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन बन गया है? इंडिया बन गया है। लेमन ग्रास जो है एक मस्कीटो रिप्लेंट की तरीके भी काम आती है। वैसे तो इसके कई सारे मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, लेकिन एक मॉस्कीटो रिप्लेंट के तौर पर काफ़ी काम आती है। यूपीएससी में पूछा जा चुका है। पेटीएम मॉल जो है ये फर्स्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है जो कि बीटा टेस्ट लॉन्च पर लाइव आया था ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स बेंगलुरु में। नेवी चीफ एडमिरल कला हरि कुमार ने लॉन्च किया है डाइविंग सपोर्ट व्हीजल्स निश्तर और निपुण को, जो कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाए गए हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, दोनों कथन यहाँ पे सही है। आगे
निम्नलिखित में से किस बैंक ने एक साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड एथिकल हैकिंग लैब एट द साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन हैदराबाद? तो एथिकल हैकिंग लैब जारी की है या लॉन्च किया है इसको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। अक्टूबर 2022 में किस देश के एक स्टार्टअप LF एरोनॉटिक्स ने उड़ने वाली कार का एक प्रोटोटाइप जारी किया है? तो ये जारी किया है अमेरिका की स्टार्टअप ने, LF एरोनॉटिक्स ने। 6 से 10 अक्टूबर 2022 तक विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद विकास अनुमान को पूर्व आकलन 7.5% से घटाकर कितना कर दिया है? जैसे विश्व बैंक ने आंकड़ा दिया था कि करीब भारत की GDP ग्रो होगी 7.5% की दर से, उन्होंने कहा है कि अब 7.5 नहीं 6.5 की दर से भारत की GDP ग्रो करेगी। ऑप्शन नंबर बी। हाइब्रिड प्रणोदन के सफल परीक्षण के संबंध में कौन सा सही है? इसरो ने जो है हाइब्रिड मोटर का परीक्षण किया इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में, ठीक है, और इसमें इसका पर्पस था कि डिस्कवर करना न्यू प्रोपल्शन सिस्टम अपकमिंग लॉन्च व्हीकल्स के लिए, ठीक। 37K9 हाइब्रिड मोटर को टेस्ट किया गया था इस सिस्टम में, ये कथन गलत है। 30Kn हाइब्रिड मोटर को इसमें टेस्ट किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 3। ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी ये दोनों स्टेटमेंट सही है हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली के बारे में। अक्टूबर 2022 में दुनिया भर में आतंकवाद की आर्थिक रसद यानी कि लॉजिस्टिक्स ऑफ टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए जो हमारी बॉडी जिम्मेदार है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया फाइनली। तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कब जोड़ा गया था हमको बताना है। लगातार 4 साल से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा था, फाइनली इसको हटा दिया गया है FATF की ग्रे लिस्ट से 2022 में। 2018 में इसको शामिल किया गया था। सितंबर 2022 में जो हरिकेन आया था इयान, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? इसकी उत्पत्ति हुई थी कैरिबियन सी में, ऑप्शन नंबर सी। ये इयान तूफान आया था, इसने कई सारी जगह तबाही मचाई, जैसे कि वेनेजुएला, कोलंबिया, त्रिनिदाद टोबैगो, उत्तरी अमेरिका और इवन जो है US में भी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत की पहली स्वदेश निर्मित एल्युमिनियम मालगाड़ी या फिर रैक के बारे में क्या सही है? अश्विनी वैष्णव जी ने इसको फ्लैग ऑफ किया था पहली रैक को। ये एल्युमिनियम गुड्स ट्रेन है, इसको भुवनेश्वर उड़ीसा से यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया। एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन जो है जॉइंटली डेवलप की गई है बेस्को लिमिटेड वैगन डिवीजन कोलकाता के द्वारा और एल्युमिनियम मेजर हिंडाल्को मुंबई के द्वारा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। तो रेल मंत्री जी ने एल्युमिनियम रैक को बिलासपुर के लिए रवाना किया था। ये रैक मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए हैं। गुजरात गति शक्ति पोर्टल के बारे में क्या सही है? 6 अक्टूबर को गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने भूपेंद्र पटेल ने इसको लॉन्च किया। इसको गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड ने भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के द्वारा बनाया गया है। गुजरात पहला स्टेट बन गया है कंट्री का जिसने गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है स्टेट लेवल पर। तो सभी कथन सही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। हमारे एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, तो सिर्फ ये पूछेंगे कि गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उसका उत्तर आप लगाएंगे गुजरात। भारत में मछली उत्पादन के संबंध में क्या कथन सही है? अक्टूबर 2022 में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने बताया कि भारत मछली उत्पादन के मामले में तीसरे स्थान पर है प्रेजेंट में, ठीक है। फर्स्ट पर कौन है? फर्स्ट पर चाइना है, विदाउट एनी डाउट। उसके बाद उन्होंने बताया कि वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर भारत है और 2nd लार्जेस्ट एक्वाकल्चर कंट्री है चाइना के बाद। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा C1 and 2 बोथ करेक्ट। साथ ही साथ भारत दुनिया भर में मछली का चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और वैश्विक मछली उत्पादन में 7.7% का योगदान देता है। कटी बिहू महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? असम में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अन्य 2 महोत्सव कौन से हैं जो बिहू के मनाए जाते हैं? ये वो है भोगली या माघ बिहू और ये है रोंगाली बिहू। ये बिहू से एसोसिएटेड महोत्सव हैं असम के। हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के निर्माण फैसिलिटीज और ओरल सॉलिड डोसेज प्लांट इंडोर ऑफ सिप्ला को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में मान्यता मिली है, ठीक है, ये सही है। और यूनाइटेड नेशंस ने अनाउंस किया एक नया टारगेट जिससे नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव किया जा सकेगा 2050 तक। मॉन्ट्रियल में अभी एक जो है कार्यक्रम हुआ है, उसमें कहा गया था कि एविएशन में हमको नेट जीरो टारगेट अचीव करना है 2050 तक। इसमें दिया हुआ है 2035, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा ओनली 1। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, 2035 तक नहीं करना है, 2050 तक करना है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो की मीटिंग जो हुई थी मॉन्ट्रियल कनाडा में, उसमें कहा गया है कि कार्बन एमिशन जो एयरक्राफ्ट से होता है उनको 2050 तक उसको नेट जीरो पर ले आना है। इंडिया ने डिक्लेयर किया था कि नेट जीरो का टारगेट हम कब तक अचीव करेंगे? COP26 में भारत ने कहा था कि 2070 तक करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े जंगल सफारी के संबंध में क्या कथन सही है? हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि वे विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्टैब्लिश करेंगे। कहाँ पे? हरियाणा में। ये 10,000 एकड़ में बनेगा अरावली माउंटेन रेंजेस के पास, गुरुग्राम में और नूह डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में, ठीक है। और कहा गया है कि अरावली जंगल सफारी पार्क को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग से हरियाणा सरकार डेवलप करेगी। ये भी सही है, उत्तर हो जाएगा इसमें डी। सारे कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। वर्तमान में अफ्रीका के बाहर सबसे बड़ा क्यूरेटेड सफारी पार्क शारजाह में है प्रेजेंट में, जो जिसे फरवरी 2022 में खोला गया था। अरावली पार्क इससे 5 गुना बड़ा निकलेगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया, यानी कि एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को इनॉग्रेट किया है? कहाँ पे? पंजाब में। ये किया है लहरा गागा नाम की जगह पर, संगरूर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में 18 अक्टूबर को। और इसको जर्मनी की एक कंपनी ने बनाया है जिसका नाम है वर्बियो एजी नामक कंपनी ने इसको स्टैब्लिश किया है।
दिल्ली सरकार द्वारा जो 4 आर्टिफिशियल झरनों का उद्घाटन किया गया उसके संबंध में क्या सही है? असोला भाटी माइंस क्षेत्र में 4 कृत्रिम झरनों का उद्घाटन किया गया है, जिससे यहाँ पर टूरिज्म हब बनाया जा सकेगा। एम्स सुधार परियोजना को भी मंजूरी दी यहाँ पे, कह सकते हैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, जिसके अंतर्गत शहर में 5 मेट्रो हिस्सों का विकास किया जाएगा। हमारा उत्तर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। उत्तर प्रदेश में जो स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन बनने वाला है उसके संबंध में क्या कथन सही है? उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन किया जाएगा और इसे नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के रूप में सृजित किया जाएगा। ठीक है, मतलब राज्य में जो योजना आयोग है उत्तर प्रदेश में उसका पुनर्गठन होना है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी जो हैं ये स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के चेयरपर्सन होंगे, जैसे नीति आयोग के प्रधानमंत्री होते हैं, और वाइस चेयरपर्सन जो है अपॉइंट किए जाएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, मतलब स्टेट के राज्यपाल के द्वारा उन्हें नियुक्त किया जाएगा, जो वाइस चेयरपर्सन होंगे नीति आयोग के। तो सारे कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि उनके यहाँ पर जो राज्य योजना आयोग है, उत्तर प्रदेश सरकार इसको बदल करके या फिर इसका पुनर्गठन करेगी, नीति आयोग की तर्ज पर एक स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन बनाया जाएगा, जो कि एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। तो इसमें कहा गया है कि नई संस्था स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन जो है बनेगी, ये सही है। उसके बाद कहा गया है कि मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी या फिर जो भी मुख्यमंत्री होंगे इस स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के अध्यक्ष बनेंगे, जैसे कि नीति आयोग के प्रधानमंत्री होते हैं। फिर थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है कि वाइस चेयरपर्सन जो होंगे कमीशन के वो लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर गवर्नर के द्वारा अपॉइंट करे जाएंगे, जो कि गलत है। जो वाइस चेयरपर्सन है स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के वो सीएम के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर सी, 1 and 2 ओनली। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन जो प्रस्तावित है इसमें उपाध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री करेंगे और इसका मुख्यालय होगा लखनऊ स्थित योजना भवन में। उपाध्यक्ष की सदस्यता की अधिकतम अवधि 3 वर्ष की होगी और विशेष परिस्थितियों में 2 वर्ष तक इसे बढ़ाया जा सकेगा। महाराष्ट्र भी एक ऐसा ही नीति आयोग की तर्ज पर कमीशन अपने यहाँ पे या फिर थिंक टैंक सृजित करना चाहता है, हालांकि वहाँ पर पहले से कोई योजना आयोग नहीं है, वो एक नई बॉडी बनाएंगे नीति आयोग की तर्ज पर। तो ये एक डिफरेंस ध्यान रखिएगा। ओडिशा के पुरी में देश के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विश्वविद्यालय या वेद विद्यालय राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया था इस समय जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने। और लोगों के बीच वेदों के ज्ञान का प्रसार करना राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्देश्य होता है। पहला राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। भविष्य में कह रहे हैं कि 4 और विद्यालय खुलेंगे, द्वारका में, बद्रीनाथ में, गुवाहाटी में और श्रृंगेरी में, कर्नाटक में। गोदी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी हैदराबाद संयंत्र में भारत के पहले 3000 F उच्च शक्ति वाले सुपर कैपेसिटर का निर्माण किया है। ठीक है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE ने अप्रूव कर दिया है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी जो है जल्द ही एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है स्टार्ट करेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बोथ 1 and 2 करेक्ट। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज कौन लॉन्च करेगा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ध्यान रखिएगा। ठीक, सुपर कैपेसिटर एक ऐसा उपकरण होता है जो इलेक्ट्रोकेमिकल ऊर्जा को स्टोर और रिलीज करता है। इसका निर्माण इलेक्ट्रिक वाहन और रक्षा ऊर्जा भंडारण प्रणाली में किया जाता है। गोदी इंडिया स्वदेशी तकनीक से बने लिथियम आयन सेल को बेचने और भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी थी। हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 1 दिसंबर 2022 से कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय संगठन नई दिल्ली को बंद करने की घोषणा की है? तो रेलवे मिनिस्ट्री ने कहा है कि अभी संगठन की आवश्यकता नहीं है, इसको बंद कर दिया जाएगा। तो इसको फाइनली अब बंद कर दिया जा रहा है अक्टूबर 2022 में। पेगाट्रन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर अभी इनॉग्रेट किया गया, इसके संबंध में क्या सही है? राजीव चंद्रशेखर जी ने पेगाट्रन का आईफोन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जो है ये चेंगलपट्टू में, चेन्नई में, तमिलनाडु में, इसको इनॉग्रेट किया है, सही। ये सेंटर जो है पब्लिक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत जो है बनाया गया है, सेटअप किया गया है। ताइवान की जो पेगाट्रन है ये 3rd एप्पल सप्लायर है जिसको प्रोडक्शन, मतलब ये पेगाट्रन जो कि एक ताइवान की कंपनी है, भारत में उत्पादन सुविधा स्थापित करने वाला तीसरा एप्पल आपूर्तिकर्ता बन गया है। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार सितंबर 2022 को खत्म हुए शुगर सीजन के बाद कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया है? तो भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है, साथ ही साथ चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी का निर्यातक भी है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे कहाँ पर बनाया जाएगा? नोएडा, उत्तर प्रदेश में, आंसर हो जाएगा सी। और ये 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। अमेरिका की मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली एना मे वोंग के संबंध में क्या सही है? ये दिवंगत बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, माफ कीजिएगा हॉलीवुड अभिनेत्री है। एना मे वोंग 1905 में जन्मी थी, 1961 तक मतलब रही थी, इनका निधन हुआ था 1961 में। अमेरिका मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियन अमेरिकन बन गई हैं। अमेरिकन विमेन क्वार्टर्स प्रोग्राम में अमेरिकन टकसाल ने जानकारी दी कि एना मे वोंग की क्लोजअप छवि को दर्शाया जाएगा और $1/4 का सिक्का 24 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। वो एना मे वोंग जो है ये पहली चाइनीज़ अमेरिकन स्टार के रूप में इनको माना जाता है। लॉस एंजल्स में इनका जन्म हुआ था और 2nd जनरेशन के चाइनीज़ अमेरिकन माता पिता के घर इनका जन्म हुआ था। अब गलत कथन का इसमें चुनाव करना है। भारत सरकार ने अक्टूबर 2022 में आधिकारिक तौर पर लोकप्रिय शाकनाशी ग्लाइफॉस्फेट के उपयोग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आया था सितरंग, थाईलैंड के द्वारा इसका नाम रखा गया है। वर्ष 2022 के मानसून के बाद ये मौसम का पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये फर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन था मानसून के बाद। सितरंग इसको नाम दिया है थाईलैंड ने। बे ऑफ बंगाल में जन्मा था ये। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 and 2 बोथ करेक्ट।
अक्टूबर मंथ 2022 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आधिकारिक तौर पर सप्ताह के किस दिन को सबसे खराब दिन का दर्जा दिया गया था? तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा मंडे, ऑप्शन नंबर बी। गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस के संबंध में गलत कथन को चुनना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को गांधीनगर स्टेशन से हरी झंडी दिखाई थी, सही। और प्राइम मिनिस्टर ने इस ट्रेन से ट्रैवल किया था गांधीनगर रेलवे स्टेशन से कालूपुर रेलवे स्टेशन तक, ठीक है। इसके बाद कहा गया कि ये सेकंड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जो ऑपरेट कर रही है इंडिया में, ये इनकरेक्ट है। ये थर्ड वंदे भारत ट्रेन थी जो कि ऑपरेट कर रही है इंडिया में, तो आंसर हो जाएगा हमारा ओनली 3। तीसरा कथन यहाँ पे इनकरेक्ट है, फर्स्ट 2 सही है। सबसे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वैष्णो माता कटरा तक, ठीक है, परिचालित की जा चुकी है। अब तो चौथी और पांचवी वंदे भारत भी चल चुकी हैं, इसके बारे में अभी हम बता रहे हैं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, आंसर हो जाएगा सी। KRBL नामक कंपनी जो है, इसमें इंडिया गेट ब्रांड का जो चावल आता है, वैश्विक शोध कंपनी द्वारा किए गए बाजार अध्ययन में दुनिया का नंबर 1 बासमती चावल ब्रांड के रूप में शामिल नाम इसका सामने आया, इंडिया गेट का, ठीक है। उसके बाद जापान की एम्बेसी ने नई दिल्ली में पहली बार किसी अल्कोहलिक ब्रेवरेज जो कि निहोंशु है या फिर जापानी साके जिसको कहा जाता है, इसके लिए आवेदन किया है, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। जापान में निहोंशु को किण्वित चावल से बने एक विशेष पेय माना जाता है, इसके लिए GI रजिस्ट्री को अप्लाई किया है। किसने? जापानी दूतावास ने एप्लीकेशन दिया है कि निहोंशु को भारत में एक GI के तौर पर रजिस्टर किया जाए। बर्ड फेस्टिवल 2022 के बारे में क्या सही है? 6 अक्टूबर को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में ये पहली बार एक पक्षी महोत्सव मनाया गया। 8 अक्टूबर तक ही चला था और इसका शुभारंभ जम्मू कश्मीर के पर्यटन सचिव ने किया था। इस महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग में कश्मीर के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, सेंचुरी नेचर फाउंडेशन के सहयोग से। तो उत्तर सही हो जाएगा डी, सारे कथन यहाँ पे सही है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व को अप्रूव कर दिया गया है, ये भारत का नया टाइगर रिजर्व बनेगा। तो ये कहाँ पे बनेगा? मध्य प्रदेश में, आंसर हो जाएगा ए। अब हमको जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए दुर्गावती टाइगर रिजर्व का नंबर क्या होगा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिले को कवर करते हुए ये एक नया बाघ अभयारण्य बनेगा। पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघ जो कि बेघर हो गए थे केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के से जो इनका पन्ना टाइगर रिजर्व का हिस्सा जलमग्न हो गया था, सबमर्ज कर गया था, वहाँ के टाइगर अब दुर्गावती टाइगर रिजर्व में निवास कर सकेंगे। अक्टूबर 2022 में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट राष्ट्र को किसने समर्पित की, जिसकी घोषणा बजट भाषण में की गई थी? तो ऑब्वियसली जिसने बजट भाषण दिया था उन्होंने समर्पित की ये 75 यूनिट से डिजिटल बैंकिंग की राष्ट्र को, निर्मला सीतारमण जी ने, ऑप्शन नंबर सी। अक्टूबर मंथ 2022 में क्यू स्पोर्ट में भारत के टॉप खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने कुआलालंपुर में हाई एंड स्नूकर क्लब की वैश्विक चैंपियनशिप के फाइनल में सौरव कोठारी को हराकर अपना 25वां वैश्विक खिताब जीता, सही है। और जी बालाकृष्णन कमेटी के बारे में आपको बता चुके हैं कि जिन लोगों ने रिलीजन अपना कन्वर्ट करा लिया है उनको ऐसी स्टेटस दिया जाना चाहिए या नहीं, इस मुद्दे पर जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है उसकी अध्यक्षता करेंगे पूर्व जस्टिस के जी बालाकृष्णन। हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। अक्टूबर 2022 में किसने जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक रैली में पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जाति दर्जा देने की घोषणा की है? तो पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा देने की घोषणा की है अमित शाह ने, ऑप्शन नंबर सी। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जापानी कार कंपनी टोयोटा की फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की पहली पायलट योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जितने भी व्हीकल्स आएंगी फ्लेक्स फ्यूल के तहत, ये देश की पहली ऐसी कारें होंगी जिसमें 100% इथेनॉल से चलाया इनको जा सकेगा बिना पेट्रोल के। तो आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो डी हो जाएगा, कोई भी इसमें से गलत नहीं है। अमेरिकन एक्टर टॉम क्रूज अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने वाले पहले अभिनेता बने हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC ने प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आर्म जो कि मतलब ये वर्ल्ड बैंक का है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट है, इसने 6 बिलियन की फाइनेंशियल फैसिलिटी लॉन्च की है ग्लोबल फूड क्राइसिस को डील करने के लिए। हीरो मोटोकॉर्प ने अभी लॉन्च किया है उनका अब तक का सबसे अवेटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसको वीडा V1 नाम दिया गया है। हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें डी, सारे कथन यहाँ पे सही है। तो हीरो मोटोकॉर्प ने भी अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दी जिसका नाम है वीडा। वीडा के और भी मॉडल हैं जैसे कि वीडा V1 Pro वगैरह। डॉग लेमन ये फिल्म का निर्माण कर रहे हैं जिसका नाम होगा टॉम टॉम, जिसकी शूटिंग जो है थोड़ी सी स्पेस में भी हो रही है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आंध्र प्रदेश सरकार की मदद से भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया है? इस नए परिसर का उद्घाटन किया था निर्मला सीतारमण जी ने, हालांकि चीफ गेस्ट इसमें थे श्री पीयूष गोयल। तो ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का एक नया कैंपस का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? काकीनाडा में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT श्रीनगर ने ग्रीन वेटर इंक्यूबेशन फाउंडेशन नामक एक हरित प्रौद्योगिकी उष्मायन फैसिलिटी पर केंद्रित एक प्रौद्योगिकी कंपनी इंक्यूबेटर खोली है, ठीक है। उसके बाद है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की वैल्यू बढ़कर के 2025 तक $13 अरब हो जाने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद के छरोड़ी के पास मोदी शैक्षणिक संकुल के चरण 1 का उद्घाटन किया जो जरूरतमंद छात्रों के लिए एक शैक्षिक परिसर का काम करेगा। तो तीनों स्टेटमेंट सही है अपने आप में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा आंसर हो जाएगा डी, सारे कथन यहाँ पे सही हैं।
हिताची एस्टेमो ने जलगांव विनिर्माण संयंत्र में 3 मेगावाट का भारत का पहला ग्राउंड माउंटेड ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। जलगांव विनिर्माण संयंत्र किस राज्य में है? यह है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए। गांधी जयंती के अवसर पर किस राज्य ने विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया था? ये चलाया था उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर ए। स्फूर्ति मेला के बारे में क्या कथन सही है? 1 से 15 अक्टूबर तक खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC ने नई दिल्ली में ये चलाया था स्फूर्ति मेला। इसका मतलब उद्देश्य था स्फूर्ति समूह के पारंपरिक उत्पादों की पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी लगाना, और मेजर ऑब्जेक्टिव था कि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स की बिक्री को प्रमोट करना सिटीजन्स के बीच फेस्टिव सीजन में, दिवाली के बीच। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। दूरसंचार मंत्रालय के अनुसार सरकार देश में 5G प्रौद्योगिकी के लिए कितनी प्रयोगशालाएं स्थापित करेगी? तो 100 ऐसी फैसिलिटी स्थापित की जाएंगी जिससे 5G को और भी डेवलप किया जा सके और जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जा सके। अयोध्या दीपोत्सव के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अक्टूबर 2022 में अयोध्या के 6ठे दीपोत्सव में भाग लिया, ठीक। और राम जन्मभूमि अयोध्या ने एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया, क्योंकि 15,76,000 मिट्टी के दिए यहाँ पे सरयू के किनारे जलाए गए थे। और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने एक नया लोगो अनवील किया था इस ओकेजन पर, और 30 LED स्क्रीन पर यह ब्रॉडकास्ट किया गया था। एक बहुत बड़ा इवेंट था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें डी, सारे के सारे कथन सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी रबी फसलों के लिए MSP घोषित कर दिया है अक्टूबर में, और सबसे ज़्यादा किस फसल की कीमतों में प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है पिछले साल की तुलना में? तो हाईएस्ट पर क्विंटल प्राइस हाइक देखी गई है यहाँ पर मसूर में, ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय गृह मंत्री ने बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में लोकनायक जयप्रकाश की प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है बताना है। इस प्रतिमा की ऊंचाई है 14 फीट, ऑप्शन नंबर ए। अक्टूबर मंथ 2022 में महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की है? यानी कि माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम को कहाँ लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी। वेबसाइट आधारित ये प्रवासन निगरानी प्रणाली जो है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, इसका उद्देश्य है प्रवासी गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं, बच्चों के बारे में जानकारी प्रदान करना। गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन अभी किया गया है, इसके संबंध में क्या सही है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर के तत्कालीन शासक सिंधिया के विशाल ये विलास महल में प्रमुख मराठा कमांडरों के इतिहास को दर्शाने वाली गाथा स्वराज की मराठा गैलरी का उद्घाटन किया, और राजमाता विजय राजे सिंधिया हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन और विस्तार की नींव भी रखी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। अगर आपसे पूछे कि राजमाता विजय राजे सिंधिया हवाई अड्डा जो है कहाँ पे बन रहा है? ग्वालियर में। या फिर ये जो गाथा स्वराज की गैलरी है इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। UN के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 18 से 20 अक्टूबर तक किस देश की 3 दिवसीय यात्रा की? तो भारत यात्रा पर आए थे एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन नंबर बी। 22 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री जी ने कितने कर्मियों को नियुक्त करके रोजगार मेला भर्ती अभियान का प्रथम चरण का शुभारंभ किया? तो इसमें जो है 10 लाख लोगों का भर्ती अभियान चलाया गया था। 75,000 न्यू रिक्रूट्स को यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर्स उनके दिए गए थे आधिकारिक तौर पर। अक्टूबर 2022 में चिंतन शिविर लगा था सूरजकुंड में, 2 दिवसीय, हरियाणा में लगा था। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है NIA 2030 तक देश के सभी राज्यों में अपनी शाखाएं स्थापित कर लेगी, ये कहा गया। और चिंतन शिविर को यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। तो उत्तर यहाँ पे हमारा सरल है, हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ द अबव, सारे कथन सही हैं। सूर्य पर शोध करने के लिए अपना पहला अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप कुआफू 1 किसने लॉन्च किया है? तो चाइना ने लॉन्च किया इसको, कुआफू 1। और लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। दुनिया का पहला सोलर टेलीस्कोप है जो सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इंजेक्शन दोनों की एक साथ निगरानी करने में सक्षम है। उज्जैन महाकाल लोक कॉरिडोर के बारे में क्या सही है? प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन किया। ये कहा जा रहा है कि 865 करोड़ रुपए में काशी कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा बनेगा। महाकाल पथ में जो है 108 पिलर्स होंगे, जिसमें आनंद तांडव स्वरूप जो डांस फॉर्म है लॉर्ड शिवा का, उसको प्रदर्शित किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव है कि इसको इंटायर रीजन को डीकॉन्जेस्ट किया जाए और इसमें कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन जो कि हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं इनका किया जाए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें, सारे कथन यहाँ पे सही है। क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के अनुसार इनमें से किस देश ने अपनी GDP का 5.4% हिस्सा जो है खो दिया हीट वेव के कारण, जो कि 2021 में आई थी? तो इंडिया ने खोया था, ऑप्शन नंबर ए। सितंबर 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों यानी कि नई दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई के CSMT स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए भारतीय रेलवे के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया। ठीक है। परसीवरेंस मार्स मिशन जो है नासा का, इसने एक मॉक्सी इंस्ट्रूमेंट भेजा है। इसका पर्पस है कि मार्स में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना। ठीक है, हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। हाल ही में प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा विकसित भारत स्किल्स लर्निंग प्लेटफॉर्म में भारत स्किल्स फोरम नामक एक नई फीचर जोड़ा गया है। ठीक है, अक्टूबर 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक वर्किंग ग्रुप कंस्टिट्यूट किया है 2 वर्ष के लिए, जिससे कि जो कूना पालपुर नेशनल पार्क में जो चीते छोड़े गए हैं 8, उनकी निगरानी की जा सके। आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट।
तराई हाथी रिजर्व के संबंध में क्या सही है? केंद्रीय वन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, ये 3049 स्क्वायर किलोमीटर जो मतलब ये फैला होगा, और एलिफेंट रिजर्व 33वां होगा कंट्री का, सेकंड एलिफेंट रिजर्व होगा उत्तर प्रदेश का ये, और ये फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व होगा उत्तर प्रदेश का, जिसको तराई एरिया और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व और दुधवा टाइगर रिजर्व के हिस्से को कंबाइन करके इसको बनाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का ये दूसरा एलिफेंट रिजर्व होगा। उत्तर प्रदेश का पहला एलिफेंट रिजर्व कौन सा था? सहारनपुर और बिजनौर जिले के शिवालिक में 2009 में अधिसूचित किया गया था उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व। महान गायिका लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तर प्रदेश में कहां पर 14 टन वजनी वीणा एक बनाई गई है 40 फुट ऊंची। इसको लता मंगेशकर चौक पर इस्टेब्लिश किया गया है। कहां पर? ये अयोध्या में। ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या में आंसर हो जाएगा इसका अयोध्या। इसमें सिंपल ये भी पूछ सकते हैं कि लता मंगेशकर चौक का अनावरण कहाँ पे किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। अफगानिस्तान के निशाने पर रहे हजारा समुदाय के बारे में क्या कथन सही है? हजारा जो है 4th लार्जेस्ट कम्युनिटी है अफगानिस्तान में, पठान, तजीक्स और उज्बेक्स के बाद। ठीक है, और ये कम्युनिटी जो है ये मंगोल्स के डिसेंडेंट्स माने जाते हैं, ये शिया मुस्लिम होते हैं। ठीक है, तो तीनों कथन यहाँ पे सही है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। निम्नलिखित में से किस यूनिवर्सिटी और उससे संबंधित संस्थानों के छात्रों का खुद का स्टेडियम बनेगा उत्तर प्रदेश में? तो एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है लखनऊ में, उसका एक अपना स्टेडियम बनेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया। किस घटना के क्रम के बाद? जब पुतिन ने अनाउंस कर दिया था कि यूक्रेन के 4 हिस्से लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरोज़्जा और खरसन जो है अब रशिया के भाग होंगे। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील के सरकारी पूर्व माध्यमिक विद्यालय हसुड़ी और ओसानपुर में देश का पहला अंतरिक्ष प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक परिषद ने डिपार्टमेंटल स्टोर्स को शहरी क्षेत्रों के भीतर बियर और अन्य रेडी टू ड्रिंक पेय बेचने के लिए अधिकृत कर दिया है? तो जम्मू कश्मीर में ये कहा गया है कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो हैं वो बियर और रेडी टू ड्रिंक बेवरेजेस भी बेच सकते हैं अर्बन एरियाज में। आंसर हो जाएगा ए। उत्तर प्रदेश के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में लखनऊ में पहला स्किन बैंक खुलेगा। ठीक है, राज्य का पहला स्किन बैंक खुलेगा। अमेरिकी स्टार्टअप विस्क एरो ने 6th जनरेशन की 4 सीटर खुद से उड़ने वाली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी जो है पेश की है। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। ई रूपी के संदर्भ में क्या सही है? भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही बैंकों के जरिए डिजिटल करेंसी ई रूपी लॉन्च करेगा। इसमें डिजिटल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में हेल्प मिलेगी और मनी लॉन्ड्रिंग पर भी निगाह रखी जा सकेगी। ई रूपी का कॉन्सेप्ट जो है पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया था बजट 2022 की स्पीच में फेब में, और कहा गया था कि डिजिटल करेंसी का एक लीगल ऑल्टरनेटिव के तौर पर ई रूपी काम करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अगर हमसे पूछे कि पहला ऐसा देश कौन सा है जिसके रिजर्व बैंक ने या सेंट्रल बैंक ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी, तो 2020 में बहामास के सेंट्रल बैंक ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी। 14 कंट्री जो है चाइना, साउथ कोरिया वगैरह ये प्रिपेयर कर रही है प्लान कि डिजिटल कंट्री को आधिकारिक तौर पर देश में शुरू किया जा सके, और जबकि 9 कंट्रीज पूरे विश्व भर में डिजिटल करेंसी लॉन्च कर चुकी हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में 2020 में शिशु मृत्यु दर में सर्वाधिक लैंगिक अंतर देखा गया था, यानी कि लड़कों की शिशु मृत्यु दर 35 थी जबकि लड़कियों की शिशु मृत्यु दर यानी IMR बहुत ज़्यादा थी। केरल के कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में एक मंदिर का जो रक्षक मगरमच्छ था 7 दशक से अधिक समय तक ये जीवित रहा था, बाबिया ये नहीं रहा फाइनली। ठीक है, ऐसा कहते थे कि ये एक वेजिटेरियन क्रोकोडाइल था। तो आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। चाइनीज कंपनी एक्सपेंग द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी का पहली बार उड़ान परीक्षण कहाँ पे किया गया था? दुबई में। ऑप्शन नंबर ए। अक्टूबर 2022 में मावल मुंह गुफा ने यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान विज्ञान संघ के तहत सूचीबद्ध प्रथम 100 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की सूची में जगह पाई है। मावल मुंह गुफा जो है ये कहाँ पे है? तो ये मेघालय में पड़ती है, पूर्व खासी हिल्स में, और जो पहली 100 साइटें चुनी गई हैं 56 देशों में से, उसमें से एक भारत से ये मावल मुंह केव्स हैं। आंसर हो जाएगा इसमें सी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी को 100 बार विजिट कर लिया है, और ऐसा करने वाले प्रथम CM बने हैं। अग्निकुल कॉस्मॉस ये इंडिया प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है, इसने पेटेंट हासिल कर लिया है दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के मैन्युफैक्चर के लिए। तो ये भी कथन सही है। आंसर हो जाएगा सी। मध्य प्रदेश महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर में बोन बैंक खोलने वाला देश का पहला राज्य होगा। तो मध्य प्रदेश में जो इंदौर में महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर एक बोन बैंक खुलेगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर में आयोजित एक समारोह में सशस्त्र सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष में एक माँ भारती सपूत वेबसाइट लॉन्च की है, जिसके तहत आम नागरिक भी शहीदों के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे सकेंगे। आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। तीन शहरों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर CNG प्लांट लगाने की मंजूरी मिल गई है। ये CNG प्लांट लगेंगे लखनऊ, गाजियाबाद और प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर ए। दीपावली पर मध्य प्रदेश ने एक TB नियंत्रण महाअभियान चलाया था।
ठीक है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिला चिकित्सा विभाग ने चलाया था। उसमें कहा गया था कि जो भी व्यक्ति टीबी मरीज को लाएगा वहाँ तक, उसको 500 से 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव था कि टीबी पेशेंट्स को यहाँ पे कम किया जाए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। अगर इतना डीप नहीं पूछेंगे तो सिर्फ ये पूछेंगे कि टीबी नियंत्रण महाअभियान कहाँ चलाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। एनजीटी ने चांदपुरा झील की देखरेख और जल निकाय के पुनरुद्धार में विफल रहने के लिए कर्नाटक सरकार पर कितना पर्यावरणीय जुर्माना लगाया है? जुर्माना लगाया 500 करोड़ रुपए का, ऑप्शन नंबर सी। एनजीटी ने हाल में महाराष्ट्र पर 12,000 करोड़ रुपए और हरियाणा सरकार पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस देश को प्रथम वरीयता वाले वोटों के 2/3 बहुमत के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी के आने वाली परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारत को चुना गया है इसमें, ऑप्शन नंबर ए। तो काउंसिल ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चेयरपर्सन कौन होगा? भारत। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में कम से कम 7% की वृद्धि के साथ दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी? यानी कि भारत जो है कम से कम 7% की ग्रोथ के साथ 2023 में सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी, ऐसा हमारे विदेश मंत्री ने बताया था, सुब्रमण्यम जयशंकर ने। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के बारे में क्या सही है? गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के अनुसार भारत में ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट BF7 देखा गया है। ओमिक्रॉन के 2 अर्लियर सब वेरिएंट देखे गए थे, BF7 और BA.5.1.7 चाइना में, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। समस्तीपुर जिले के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किसने किया? तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने किया था, नीतीश कुमार जी ने, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। 13 अक्टूबर 2022 को भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने IIT गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी और एक उच्च शक्ति सक्रिय और निष्क्रिय घटक प्रयोगशाला समीर का उद्घाटन किया था, ठीक है। और यहाँ पर वर्चुअली तौर पर धुबरी मेडिकल कॉलेज का भी इनॉग्रेशन किया प्रेसिडेंट जी ने, और वेरियस रीजनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी डिब्रूगढ़ असम में और जबलपुर मध्य प्रदेश में जो बनेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, उसकी भी आधारशिला रखी वर्चुअल तौर पर प्रेसिडेंट जी ने। तो आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किस राज्य के पहले दौरे पर रहे थे? तो मतलब ये गुजरात गए थे ये वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली बार, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अहमदाबाद और गांधीनगर गए थे और गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता विषय पर आयोजित कार्यक्रम को इन्होंने संबोधित किया था। अंब अंदौरा से हिमाचल प्रदेश के ऊना तक दिल्ली के बीच चलने वाली भारत की चौथी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी पीएम जी ने। भारत की 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है 10 नवंबर 2022 को लॉन्च की जाएगी, जो चेन्नई बेंगलुरु मैसूर रूट पर चलेगी। सही है, आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। उत्तर प्रदेश के पहला डेटा सेंटर के बारे में क्या सही है? तो आदित्यनाथ योगी जी ने 31 अक्टूबर 2022 को राज्य के प्रथम डेटा सेंटर पार्क का उद्घाटन किया, ठीक है। ये पहला डेटा सेंटर पार्क जो है स्टेट का, ये नॉलेज पार्क 5 ग्रेटर नोएडा में बन रहा है 5,000 करोड़ रुपए की लागत से, ठीक है। हीर नंदानी ग्रुप मुंबई ने इसको डेवलप किया है डेटा सेंटर को ग्रेटर नोएडा में 3 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में। आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। तो उत्तर प्रदेश का फर्स्ट डेटा सेंटर पार्क कहाँ पे ओपन हो रहा है, या उत्तर प्रदेश का फर्स्ट डेटा सेंटर कहाँ पे ओपन हुआ? ग्रेटर नोएडा में।